कौन सी गलतियाँ जो छोटे निवेशक होते हैं बार बार करते हैं और उनसे बचाव करके अगर इस बजट की तरफ आगे बढ़ें? रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट ना करें और गैम्बल जिसको कहते हैं ना करें अगर आप, और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें। एंड इफ़ यू थिंक, आपको लगता है कि यार प्रोफेशनल जो हैं, जो जिनका काम है ये करना, वो आपसे बेटर काम कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कैपिटल मार्केट्स में जाइए। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, आप उनको अपना पैसा दीजिए। लेट द प्रोफेशनल्स हैंडल इट वेल। इस वक्त क्योंकि सिल्वर 4 लाख को पार हो गया है, गोल्ड के हाल भी सबको पता है, सबकी पहुंच से बाहर है, तो हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि छोटी सैलरी वाले स्पेशली जो 40,000 50,000 कमाते हैं, गोल्ड में सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त कितना सही रहेगा? क्या रिस्क फ्री है? क्या दाम कम हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? आज हम लोग ETFs बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फंड्स हो गया। आज गोल्ड ETF है, सिल्वर ETF है, गोल्ड फंड्स हैं, सिल्वर फंड्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके ज्वेलरी ही लेना है। ज्वेलरी तो आज हम, कोई एक फंक्शन होता है, शादी ब्याह होती है, वेडिंग्स होता है, वहाँ पे हमें ज्वेलरी चाहिए होती है। औरतों को एक अलग से लगाव है ज्वेलरीज़ के लिए। जब भी उन्हें ज़रूरत होती है, जब भी उनको मौका मिलता है, जाके ज्वेलरी बाय करती है। तो इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास और एवेन्यूज़ हैं। गवर्नमेंट का भी सॉवरेन गोल्ड फंड आया था जो अभी डिसकंटिन्यू, बहुत ही अच्छा स्कीम था, गवर्नमेंट ने दिया सब लोगों को। वो एक अच्छा स्कीम था, फिर से गवर्नमेंट लॉन्च करती है, तो वो सॉवरेन गोल्ड फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो। ETFs हैं गोल्ड के, ETFs में डालो, गोल्ड फंड्स हैं उसमें डालो। वाले ऐप हैं वो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का दावा करते हैं कि आप प्रतिदिन के हिसाब से भी कर सकते हैं और आप एक समय के बाद उसे निकाल भी सकते हैं जब चाहे तब। क्या वो भी एक सेफ मान सकते हैं, उससे सुरक्षित? जब तक वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं है, हमें नहीं डालना चाहिए। हमें वहीं डालना चाहिए जहाँ रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो, चाहे RBI का हो या SEBI का हो या गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हों। बच्चों को आर्थिक ज्ञान देना चाहिए, लेकिन किस अवस्था में देना चाहिए? मतलब वो कब लगना चाहिए किसी भी माता पिता को कि अच्छा, अब घर की स्थिति के बारे में और खासकर आर्थिक स्थिति के बारे में बच्चों के साथ अब बातें। तो मुझे लगता है जैसे ही बच्चा 10th पास कर लेता है, 11th 12th हाई स्कूल माना जाता है, बच्चा आज के दिन में तो बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं। आज के दिन सोशल मीडिया के कारण और ज़्यादा नॉलेज है। तो जैसे ही वो 11th में जाता है, 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस। पूरे देश में एक ही चर्चा है और चर्चा है बजट 2026 की। बात लाजमी भी है, आप चाय की दुकान पे चले जाइए, सब्जी मंडी जाइए या फिर परचून की दुकान से कोई सामान भरवाने जाइए, चौतरफा आपको सलाहकारों का ढेर नजर आएगा। हर कोई आपको राय देगा कि भाई बजट में इस बार मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। बजट में मोदी जी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पिछली बार बहुत कुछ कर दिया था। हमने आपसे वादा किया था कि तमाम सलाह और राय के बाजारों के बीच आपकी बात कराएंगे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, उस विशेषज्ञ से जो असल में पहचानता है, असल में समझता है कि क्या आपके लिए फायदेमंद रहेगा, कौन सा निवेश आपकी जेब के गणित को ठीक ठाक रहेगा। स्टूडियो में हमारे साथ हैं उमेश कुमार तुलसियान जी, जो कि सॉवरेन ग्लोबल मार्केट के MD हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और हमें आज ऐसी राय देंगे जो आपकी जेब को मजबूत रखेगा, ना कि नुकसान में डाल देगा। उनके साथ उनके सुपुत्र हैं नमन तुलसियान, उनसे भी जानेंगे यंगस्टर्स के लिए क्यों जरूरी है ये बजट, क्या कुछ खास है इस बजट में और कहां कहां निवेश होगा ज़रूरी। वैभव मिश्रा स्टूडियो में हमारे साथ हैं। कई सवाल हैं इनके पास भी जो आपको और इस बजट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तमाम सवाल लेंगे हमारे दोनों गेस्ट हैं, वैभव हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल उमेश कुमार तुलसियान जी से। सबसे पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल मैं कहूँगा उमेश जी। सवाल बजट, ये हम कई बार सुनते हैं, मैंने कहा भी अपने इंट्रो में ही कि हर जगह इसकी चर्चा है, इसकी बात है। तो ये बजट शब्द क्या सचमुच एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है तो लोग कहते हैं कि भाई मेरा 10,000 का बजट है, 20,000 का बजट है। आप बाज़ार में गए, आपको कोई कोट ख़रीदना है, कोई कुर्ता ख़रीदना है, तो वहाँ पे आपने बोला दुकानदार को भाई 3,000 का बजट है। तो ये बजट वहीं तक सीमित है या इसकी परिभाषा कहीं और भी गढ़ी जा रही है? इसके गणित में और भी कई पहलू शामिल है जिसको आम जनता समझती नहीं है, वो सिर्फ अपनी जेब के हिसाब से अंदाज़ा लगाती है। हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी डिटेल परिभाषा। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बजट आज के दिन में, आज से नहीं, मैं अपने ग्रैंडफादर के टाइम से सुनता आ रहा हूँ कि इस फलाना दिन बजट आने वाले हैं और पूरी देश की आंखें टीवी पे होती है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आज क्या बोलने वाले हैं और हमारे झोले में क्या लेके आने वाले हैं।
हर किसी को इंतज़ार होता है, चाहे वो आज के दिन में सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस फैला दी है कि वो 10 साल का बच्चा हो या 15 साल का बच्चा हो या कॉलेज गोइंग हो, एक जवान से लेके एक जेनजी से लेके एक रिटायरी तक सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ना कुछ हमारे लिए हमारे झोले में आज डालेंगी। तो ये उतौलापन है। हम सब लोग मानते हैं कि बजट हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि बजट हमारे लिए एक इवेंट है जो हम बहुत ही उत्सुकता से वेट करते हैं कि आज हमारे देश की इकोनॉमी के लिए क्या आने वाला है, हमारे इंडिविजुअल के लिए क्या आने वाला है। इस बार का बजट इसी तरह हर साल की तरह हर लोग वेट कर रहे हैं। बहुत से रिफॉर्म गवर्नमेंट बजट से पहले भी दे चुकी हैं। हमने टैक्स रिफॉर्म देखा, हमने जीएसटी रिफॉर्म देखा, बजट में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी नया रिफॉर्म्स आने वाला है। लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि जो 12 लाख का टैक्स रिफॉर्म था वो हो सकता है 15 लाख हो जाए। हो सकता है कि जो आज के दिन में फ़िक्स डिपॉजिट्स लोग करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़े टैक्स रिफॉर्म्स आएँ, क्योंकि बैंकों में डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स में कहीं टैक्स रिफॉर्म्स आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बढ़ा दिया गया था 10%, 12.5% कर दिया गया, हो सकता है उसको वापस 10% रोल बैक कर दिया जाए। कुछ म्यूचुअल फंड से टैक्स रिफॉर्म्स रोल बैक कर दिया गया था, वो हो सकता है फिर से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 20% था उसको हटा के हम 0 कर दिए थे। हमारे इंश्योरेंस सेक्टर से टैक्स रिफॉर्म्स हो सकते हैं कि रोल बैक किया जाए। कुछ हमने जो हमारे 100% टैक्सेशन एग्जेम्प्ट थे उसको हमने करके एक लिमिटेड अमाउंट कर दिया था कि 5 लाख से 10 लाख होगा तो हम टैक्स मिलेगा, उसके ऊपर के इन्वेस्टमेंट्स में हम इंश्योरेंस में टैक्स नहीं देंगे। तो बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सब लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर से कि यार हमें कुछ प्रॉफिटेबल, कुछ ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स मिले ताकि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिले, कंजम्पशन को ग्रोथ मिले। एक सवाल कई बार हमने चौतरफा देखा, वो सोशल मीडिया हम ओपन करते हैं तो वही कि भाई कुछ नहीं मिलने वाला इस बार बजट में, खाली हाथ रहेंगे। और जो समझदार लोग कह लीजिए, आप विशेषज्ञ हैं, वो इसके पीछे दलील ये देते हैं कि पिछली बार जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिल चुका है, तो इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। आपने कई सारी चीज़ें इसमें जोड़ी, तो इस बात में कितना दम नज़र आ रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा बदलाव नहीं होगा? और इसमें एक और मैं सवाल ही जोड़ दूं, रक्षा का बड़ा जिक्र है, कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि 10 से 20% तक बजट में बढ़ोतरी होगी, तो कितना दम देख पा रहे हैं इस बात में? देखिए, आम आदमी को एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये ज़रूरी हो गया कि बजट इज़ नॉट अ इवेंट। बजट हमारा, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि यार मैं सारा कुछ आपको एक ही दिन में, तो 2 घंटे की स्पीच में सब कुछ निकाल के उसी दिन देने वाला हूँ। गवर्नमेंट अपनी प्लान्स को बहुत वेल स्प्रेड करती है। वो थ्रू आउट द ईयर जब जब कोई इशू ऐसा गवर्नमेंट को लगती है कि नहीं यार ये इशू पे हमें एड्रेस करना है, वो हो सकता है बजट से पहले भी इशू करती है। जैसे 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने टैक्स जीएसटी रिफॉर्म दिया, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था। उन्होंने जाके लाल किला के ऊपर से एक जीएसटी रिफॉर्म के बारे में हमें बताया और वो जीएसटी रिफॉर्म आई और काफ़ी कुछ सस्ता हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट सस्ते हो गए, दवाइयाँ सस्ती हो गई। तो ये हर चीज़ तो आम आदमी के पॉकेट में ही जा रहा है अल्टीमेटली। तो हम ये बजट के दिन ही क्यों वेट करते हैं? तो बजट डेफिनेटली हमें एक गाइडेंस देती है कि यार गवर्नमेंट ने एक प्लान किया था, उस प्लान के अगेंस्ट में ये इनकम आई है, उसके अगेंस्ट में ये एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है, ये खर्चा कर रहे हैं। उस खर्चे में हम आम आदमी के लिए ये कर रहे हैं, हम किसानों के लिए कुछ करेंगे, हम एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करेंगे। और तो एक प्लान है वो, दैट इज़ वो फाइनल नहीं होता कभी कि ये फाइनल हो गया है। तो इस बार भी डेफिनेटली, जैसे आप डिफेंस की बातें कर रहे हैं, डिफेंस आज के दिन में आप देखो, भारत एक आत्मनिर्भर भारत की बातें कर रही है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। डिफेंस के सेक्टर में जिस तरह की हमने तरक्की की है, जिस तरह के हमने इनोवेशंस करे हैं, जो मॉडर्नाइजेशन लेके आए हैं, आज हम इंपोर्ट इकोनॉमी से एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली डिफेंस में 10 से 15% से 20% का इजाफा होने वाला है उसके एक्सपेंडिचर में। आज हम ड्रोन्स की बातें कर रहे हैं, आज हम न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज़ की बातें कर रहे हैं। आज हमारा जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गया है, आज हर देश एक दूसरे देश से लड़ाइयाँ कर रही हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ हुआ है और सीमा पर जैसा तनाव है, उसे देखकर तो बहुत लोग अनुमान लगा ही रहे हैं कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि क्या मान लीजिए डिफेंस बजट बढ़ता है तो जो HAL है और BEL जैसे कंपनियां हैं उसके शेयर खरीदने लायक अभी हैं? सो आप अगर देखेंगे
लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, 1 साल 2 साल के अंदर शेयर प्राइजेज जो थे HAL के, BEL के, BHEL के और भी अदर डिफेंस कंपनीज जो हैं, उनके सारे शेयर प्राइजेस थोड़े नीचे भी आए थे। जब मार्केट नीचे आई है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुआ, अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ मार्केट हुए, तो काफ़ी शेयर्स नीचे आए हैं। अभी जिस तरह के हम बातें कर रहे हैं, अगर रक्षा बजट बढ़ती है तो डेफिनेटली कंपनीज लाइक HAL के पास हम देखें तो आज 5 साल के बुक, उसके ऑर्डर बुक भरे हुए हैं। BHEL के पास उसके ऑर्डर बुक्स भरे हुए हैं। आज के दिन में उनको कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर और अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स को और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और करना पड़ेगा टू मीट द डिमांड ऊपर डे बाय डे डिमांड्स बढ़ते जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी लाइक BEL हो गया, BHEL हो गए, HAL हो गए, इनमें आप आज भी निवेश करेंगे तो आने वाले 2-3 सालों में, 4 सालों में आपको इस निवेश का फ़ायदा काफ़ी होने वाला है। तो मैं इन्वेस्टर्स को ऑलवेज़ रिक्वेस्ट करूंगा, डिफेंस कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमारी कंपनी, हमारी देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक उस तरफ जा रही है जहाँ वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है, मॉडर्नाइजेशंस को एक्सेप्ट करना चाहती है। आज हम जो हम काफ़ी इंपोर्ट करते थे डिफेंस के, आज हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं। वो एक्सपोर्टर्स और डे बाय डे हमारे एक्सपोर्ट इकोनॉमी और इंक्रीज़ ही होने वाली है। तो डेफिनेटली अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इन सब कंपनी को लाभ भी होगा, लाभ होगा तो शेयर प्राइजेस ऊपर जाएंगे। तो एंड मेरे को एक इसमें बात जोड़नी है कि जैसे HAL, BEL, BHEL जो हम बड़े नाम सुनते हैं, दे आर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स। उनको गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलता है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो आप उनके ऑर्डर बुक देखते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कंपनीज उतनी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि डिफेंस एंसिलरीज एक सेक्टर आज निकल के आ रहा है जो इन कंपनीज को सप्लाई करती हैं, जो इनकी ऑर्डर बुक्स के सब पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके इन कंपनी को वापस देती हैं, एंड दे आर ट्रेडिंग एट थोड़ा लोअर वैल्यूएशन जो इन कंपनीज के पास है। अगर आप बड़ी कंपनीज देखें तो वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में बोल रहे हैं कि जितना ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है हमसे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वो अभी रीसेंट टर्म्स में एकदम से पॉसिबल नहीं है। बट 100% अगर बजट में ज़्यादा एलोकेशन होगा डिफेंस सेक्टर को, तो वो फिर पॉसिबल हो पाएगा। एंड डिफेंस एंसिलरी कंपनीज विल बेनिफिट मच मोर देन द मेन प्लेयर्स जिनकी हम बात करते हैं। बिल्कुल नमन, आप हम लोग जैसे हैं यंगस्टर्स काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं वो शेयर्स में हो। डिफेंस का सर ने अच्छा जिक्र किया कि इस बार एक अच्छा मौका हो सकता है और माहौल भी पूरा वैसा ही बना है। पर वो गलतियाँ क्या है, हमने कई बार देखा है, कई हमारे दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि शेयर खरीदे थे, नुकसान हो गया, डूब गया। तो वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनसे सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए? कौन सी गलतियां जो छोटे निवेशक होते हैं बार बार करते हैं और उनसे बचाव करके अगर इस बजट की तरफ आगे बढ़ें तो उनका गणित बढ़िया रहेगा? शेयर बाजार को लेकर अधिकतर ये बात कही जाती है कि ये बाजार रिस्क के अधीन है, ऐसी चीज़ें होती हैं कि खतरों का अंदेशा रहता है उसमें। देखिए, सबसे ज़्यादा मेरे को जो लगता है जो रिस्क रहता है, स्पेशली हमारी जो छोटी आयु के लोग हैं, जिनको अपनी पहली सैलरी मिली है, जिनको लगता है कि यार हम थोड़ा और हमें निवेश करना चाहिए, पैसे ग्रो करने चाहिए, वो है गेट रिच क्विक स्कीम, जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। आप डेरिवेटिव्स देख लीजिए, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लीजिए, वो ऐसे रील्स डाल रहे हैं कि हमने 50% कमा लिया एक महीने में, 60% कमा लिया। ऐसे आई थिंक यंगस्टर्स को उन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। जैसे कि हम आज बात करें डिफेंस सेक्टर की, ये एक रिसर्च से निकल के आ रहा है कि अच्छा अगर बजट बढ़ेगा तो हो सकता है ग्रोथ को एक मोमेंटम मिले। तो अगर आप खुद की रिसर्च करें, लोगों से इन्फ्लुएंस ना होएं, उनकी बातों पे बस आके अपने पैसे ब्लाइंडली ना डालें, रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट ना करें, और गैम्बल जिसको कहते हैं ना करें अगर आप, और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें। एंड इफ़ यू थिंक, आपको लगता है कि यार प्रोफेशनल जो हैं, जिनका काम है ये करना, वो आपसे बेटर काम कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कैपिटल मार्केट्स में जाइए। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, आप उनको अपना पैसा दीजिए। लेट द प्रोफेशनल्स हैंडल इट वेल, एंड आई थिंक दीज आर सम मिस्टेक्स पीपल कैन अवॉइड एंड सॉल्यूशंस आल्सो। बिल्कुल सर, अगला सवाल आपसे ही थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि हम में से अधिकतर लोग इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। पिछली बार भी जब बजट आया तो बजट को लेकर यही था कि अब जहाँ जहाँ चुनाव है, और चुनाव के ठीक बाद आया था, ठीक बाद नहीं बल्कि पहले ही आप
कह सकते हैं कई राज्यों में और चुनाव होने थे, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य उसमें शामिल थे। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में, बिहार में चुनाव हो गया है, लेकिन ये दो ऐसे प्रदेश हैं जिनकी बहुत बड़ी ऑडियंस है और हमें भी देखती है, चर्चा करना जानती है, समझना जानती है, राजनीति में बड़ा दिलचस्पी रखती है। तो इन दोनों राज्यों के लिए क्या कोई बजट से खास उम्मीदें? बिहार में बेशक चुनाव नहीं है, यूपी को लेकर क्या लेकिन गवर्नमेंट कुछ एक खास राज्य इसमें और जुड़ता है, सोच? दक्षिण भारत का दक्षिण राज्य भारत, आंध्र बिल्कुल। प्रदेश, क्योंकि सबको पता है केंद्र में बीजेपी को सरकार केरला चलाने को के भी लिए लेकर वैभव। टीडीपी की जरूरत है। टीडीपी जो इस वक्त आंध्र प्रदेश में सरकार चला रही है, उसके 16 सांसद हैं और बिहार में नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं ही। तो क्या राजनीतिक मजबूरी की वजह से बजट में विशेष जगह दी जा सकती है बिहार को और आंध्र प्रदेश को, और चुनाव को देखते हुए यूपी को भी? बिहार इलेक्शन के बाद, अभी मैं किसी से मेरी बात भी हो रही थी बिहार में, इलेक्शन के बाद बिहार में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट की तरफ बहुत पॉजिटिव सोच लोगों की आई है। बिहार में मैंने किसी से बात कर रहा था तो उसने कहा कि अचानक से इलेक्शन के बाद ज़मीन के प्राइजेस जो हैं, लैंड प्राइजेस, प्रॉपर्टी प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं वहाँ पे। सो बहुत सारी नई फैक्ट्रीज आने की बातें चल रही हैं, बहुत सारे वहाँ पे नई इंडस्ट्रीज लगने की बातें चल रही हैं। तो डेफिनेटली अगर हम एक स्टेट को ग्रोथ देखते हैं, जब तक हमें प्रो गवर्नमेंट ग्रोथ नहीं आएगी, गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देगी, तब तक वो स्टेट की ग्रोथ नहीं आ सकती है। स्टेट के बजट्स जो होते हैं ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो डेवलपमेंट की तरफ लगा सके, तो उनको बोरो करना पड़ता है। ऑलरेडी एक स्टेट डेवलपमेंट लोन बोल के होता है, स्टेट सिक्योरिटीज़ के थ्रू ऑलरेडी जो जितने स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स बोरो करती हैं, उन बोरो को अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में और अपने बाकी एक्सपेंडिचर्स में लगाती हैं। और कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें साथ में और हमें सहायक दे, ताकि हम उस ग्रोथ मोमेंटम को और बढ़ा सकें। तो जो आपने 3 स्टेट की बात करी हैं, बिहार, यूपी और आंध्र प्रदेश, ये तीनों स्टेट में हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें गवर्नमेंट और सहायक देगी और हमें सपोर्ट करेगी। हो सकता है कि बजट में अनाउंस करे, हो सकता है बजट के बाद अनाउंस करे, बट डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। ये तीनों स्टेट बहुत अग्रेसिव काम कर रही है डेवलपमेंट की तरफ, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको सपोर्ट करेगी और कहीं ना कहीं उनको मिलना चाहिए। बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में मेरा एक सवाल है। बिहार को लेकर वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ अक्सर ये मांग करती हैं कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और स्पेशल पैकेज ही मांगा जाता है वहाँ के दलों के द्वारा। आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर विशेष राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को दिया जाता है तो उसमें सरकार की ओर से ऐसी क्या आर्थिक मदद मिलती है कि लोग इसके पीछे, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा ही मांग रहती है कि मिलना चाहिए? देखिए, इंडिपेंडेंट एक ये पॉलिटिकल इशू है बहुत बड़ा। कुछ सालों से क्या हमेशा से आए, ये हम सुनते आ रहे हैं कि पहले झारखंड ने किया, उधर उत्तराखंड ने किया, फिर यूपी भी चल रहा है, बिहार में भी अब बात चल रही है, उधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी महाराष्ट्र में भी हम सुन रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे कि वो अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यार उनको लगता है कि गवर्नेंस जो है या फिर स्टेट की जो मैनेजमेंट है, अगर हम वो इंडिपेंडेंट होती है तो उसको हम बेटर हैंडल कर सकते हैं। आज के दिन में जो हमारी सपोर्ट सिस्टम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज जीएसटी की रेवेन्यू ही ले लीजिए आप। आज जब से जीएसटी लागू हुआ है, कंटिन्यूस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है सारे स्टेट्स को। आज इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया है कि भैया मेरे टैक्स कलेक्शंस स्टेट के इंडिपेंडेंट हो जाए। हर स्टेट के अपने पॉलिसीज़ हैं, तो इसके प्रॉस भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। अगर आज हम सिंगल रूल्स करते हैं इन ऑल स्टेट, सिंगल रेगुलेशंस लाते हैं, तो कहीं ग्रोथ मोमेंटम ज़्यादा होती है। आज मुझे कि फैक्ट्री बैठाना है तो यूपी का रूल अलग है जी, झारखंड का रूल अलग है, आंध्र प्रदेश का रूल अलग है। अब मुझे सोचना है कि मेरे लिए कौन सा रूल बहुत कंड्यूसिव है, मेरे लिए कौन से कंप्लायंसेस ईजी हैं करने के लिए। तो ये रेड टेपिज्म है। हम एक तरफ बात करते हैं सिंगल विंडो डेवलपमेंट में, एक तरफ हम करते हैं सेपरेट राज्य की, सेपरेट रूल की। आज टैक्स कलेक्शंस भी देखिए, टैक्स की नंबर्स देखिए, या टैक्स के जो हम परसेंटेज है, हर स्टेट के अलग अलग परसेंटेज है। आज हमारे दिल्ली में वैट है तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं है। आज नॉर्थ ईस्ट में सारे इनकम टैक्स फ्री है, तो कहीं पे आज हम हिमाचल में इंडस्ट्री बैठाने के लिए टैक्स फ्री 10 साल के टैक्स सोर्स देते हैं। यूपी में भी उन्होंने चालू किया कि आप आइए इंडस्ट्री लगाइए। आज हम वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वो कुछ नहीं देते हैं। तो इतने ज़्यादा कम्बरसम कर रहे हैं अपनी कंट्री को, तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ही बढ़ाएंगे, ये और प्रॉब्लम ही बढ़ाने वाला है। तो मुझे नहीं पता कि अलग राज्य आने से कितना फ़ायदा हो रहा है, बट नुकसान तो डेफिनेटली हो रहे हैं सब कोई को। निवेश को लेकर बातें होती हैं तो हम आम भारतीय जो भी अपने घरों में देखते आए हैं कि
कि जिनके पास पूंजी होती है, पैसा होता है, वो उस पैसे को कहीं लगाना नहीं चाहते कि जिससे उस पैसे में और बढ़ोतरी हो, वो ऐसे उसको रखे रहेंगे या फिर उसका सदुपयोग कर नहीं पाते हैं। तो उन भारतीय घरों को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, उन परिवारों को, कि आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे कर पाएँ जो सुरक्षित भी हो? उनको खतरा लगा रहता है कि मेरे पैसे कहीं डूब ना जाएं। तो ऐसे 2-3 चीज़ें आप बता दें कि वो अपने पैसे को थोड़ा बहुत बढ़ा आपने पाएं। एकदम मेरी मन की बातें छीन ली। हम लोग डे नाइट इसी टॉपिक पे बात करते हैं और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से आ जाते हैं। आज हमारी दादी माँ हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादाजी थे, उनका सेविंग्स, हमारा जो टाइम था उस समय सर्वाइवल होती थी कि हमें यार कमाना सर्वाइवल के लिए है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जीना है। उसके बाद कुछ पैसे बच गए तो भैया हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे या हम कुछ बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर लेंगे। वहाँ पे सेविंग्स का मतलब होता था कि यार जो पैसे बच रहे हैं वो हम अलमीरा में डाल दिए, वो हम तिजोरियों में डाल दिए, वो हम किसी को ब्याज में दे दिए। ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज में तभी दे पाते थे, वो भी हम तब देते थे जब हमें लगता था यार ये बहुत ट्रस्टवर्दी आदमी है, हमारा पैसा यहाँ डूबेगा नहीं, इसको दे दो, भागेगा नहीं। हम आगे भागेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट तो हम लोगों को किसी को भी, हम आज मैं रांची से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू स्मॉल टाउन, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट का नाम जिक्र भी नहीं होता था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। कोई के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो जाके प्रॉपर्टी लैंड ले लेता था, यही इन्वेस्टमेंट होती थी। आने वाले टाइम पे जिस तरह से समय बदल रहा है, जिस तरह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन के मतलब क्या है कि हर इंसान का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आज हम बोलते हैं इन्फ्लेशन की बात, हर कोई इन्फ्लेशन समझता है कि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन ये है कि भैया आज के दिन में हर चीज़ एक महंगा होता है पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट्स, पर्टिकुलर परसेंटेज से, 4% से, 5% से, 6% से। कोई जो 100 रुपया था 106 रुपया हो गया, 106 रुपये की चीज़ 110 रुपया हो गया, 110 रुपये की चीज़ 120 रुपया हो गया। अगर आप पैसे को घर पे ही रखते हैं, 100 रुपये चीज़ रखें, आपको पता चला 500 रुपये के बाद जो आज हम 100 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं वो तो 150 रुपये हो गया है। तो आज हम 100 रुपये में अगर 1 किलो अनाज ले सकते थे तो वो उसके आने वाले के बाद तो हम आधा किलो अनाज ले पाएंगे 5 सालों के बाद। तो डेफिनेटली आज हमें कैपिटल मार्केट में निवेश तो करना ही पड़ेगा। कैपिटल मार्केट नॉट ओनली इक्विटी मार्केट की बात होती है, कैपिटल मार्केट में हम बैंकों में निवेश की बात कर सकते हैं, हम कैपिटल मार्केट इक्विटी मार्केट में निवेश की बात कर सकते बैंकों हैं। में कैसे निवेश कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें 2-3 बताइए अगर आप। तो जिस तरह से आज के दिन में मॉडर्न जनरेशन है, मॉडर्न इकोनॉमी है, बैंक्स का रोल क्या होता है? बैंक का रोल होता है लेंडिंग करना है। लेंड करने के लिए बैंक को बोरो करना पड़ता है। तो बैंक जो बोरो करती है 2 रूट से बोरो करती है, या तो डिपॉजिट से बोरो करती है या फिर वो उसको भी एक बॉन्ड इशू करना पड़ता है। तो बैंक को भी जब बैंक बॉन्ड इशू करती है तो आप उसके बॉन्ड पे लगा सकते हैं या आप उसके एफडी पे लगा सकते हैं। एफडी का रेट्स बॉन्ड से कम रहता है, बैंक अपने बॉन्ड्स पे कभी कभी ज़्यादा रेट्स देती हैं, एफडी के रेट्स कम होते हैं। सो 2 तरीक़ा से निवेश हो सकता है, या तो उसके एफडी कर सकते हैं हम या फिर उसके बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। बहुत ही सेफ़ होता है, रिस्क फ्री होती है, 100% इस मतलब मैं 100% बोलूँगा कि कैपिटल प्रोटेक्शन है, वहाँ पे कभी आप कैपिटल लूज़ नहीं करोगे। और सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी कैपिटल आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन जो है कंट्री का उतना रिटर्न तो आप 100% कमा ही पाओगे। तो आप अपने पैसे को डिप्लीट नहीं कर रहे हो, घर पे रख के तो आपका पैसा कम होता जा रहा है। ये किसी को मैं बोलता हूँ समझ में नहीं आता कि यार मैं तो 100 रुपये रखा था, कम कैसे हो गया? लेकिन परचेजिंग पावर जो है उस पैसे से उसकी कम हो गई है। तो आपका पैसा का वैल्यू 100 रुपये है लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। अभी नमन से जो सवाल किया था वो आपसे भी उसी सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। मान लीजिए कि युवा है, उसकी महीने की कमाई 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये की कमाई में 20,000 रुपये का उसका महीने का खर्च है और उसमें से 10,000 रुपये वो कहीं ज़रूरी काम में लगाना चाहता है। 10,000 रुपये उसकी टोटल बचत है। वो 10,000 रुपये क्या उसको बैंक में रखना चाहिए या आपको लगता है कहीं निवेश करना चाहिए? सो मेरे इस क्वेश्चन पे डिफरेंट व्यूज़ हैं। आज आदमी जो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, आज के दिन में आप देखो अगर हम 5 मेंबर फैमिली हैं, दादा दादी होंगे, पेरेंट्स होंगे, 2 किड्स होंगे, 5-6 मेंबर की फैमिली है, उसमें आप देखोगे कि यार सबके कुछ ना कुछ इनकम्स हैं। सो पीपल आर नॉट लिविंग फॉर अर्निंग फॉर सर्वाइविंग। वो पैसा उसको कहीं ना कहीं वो कंजम्पशन के लिए यूज़ कर सकता है या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकता है। आज जेनजी का प्रॉब्लम क्या है? जेनजी का प्रॉब्लम ये है कि द मोमेंट उसके हाथ में सैलरी आती है, वो बंदा पहले ईएमआई में जाके फ़ोन लेगा, वो बंदा पहले ईएमआई में जाके हॉलीडे करेगा, वो बंदा ईएमआई में जाके बाइक ले लेगा और पता चलता है कि भाई साहब उसने अभी
आज जो जॉब चालू किया है वो पिछले अगले 10 सालों के तक का जो पैसा कमाएगा उसका वो ऑलरेडी लोन ले चुका है, और वो अपने एक रैट रेस बोलते हैं कि वो एक चक्रव्यूह में फंस चुका है जहाँ पे उसे लगता है कि यार लोन ही चुका रहा हूँ, लोन ही चुका रहा हूँ, लोन ही चुका रहा हूँ। उसके लिए हमें एक एजुकेशन की ज़रूरत है। उस एजुकेशन की ज़रूरत क्या होती है? कोई एजुकेशन हम क्या बोलते हैं? एजुकेशन हमें 2 जगह से मिलती है, या तो घर से मिलती है या स्कूल से मिलती है। पैसों की बातें ना स्कूल करता है ना घर करता है। बंदा जो 40,000 रुपये कमा रहा है वो अपने लाइफस्टाइल को बहुत, आज ऐसा नहीं है यार, हम बोलते हैं इन्फ्लेशन है, ठीक है अपनी जगह है, बट 40-50,000 रुपये एक बंदे का, क्योंकि अगर उसको फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं करना, उसके पेरेंट भी कमा रहे, उसके मदर भी कमा रही हो, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी कमा रहे हो, उसको फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं करना है, वो बंदे के लिए 50,000 रुपये महीना बहुत होता है। ऐसा नहीं होता कि 50,000 रुपये महीना कम होता है। तो अगला अगर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहता है, हम कहते हैं भैया इनकम, एक्सपेंस, फिर सेविंग। मैं लोगों को समझाता हूँ, जिंदगी को समझाता हूँ, इनकम, सेविंग, फिर एक्सपेंस, सब आपकी मैं रोकूंगा थोड़ा सा। सवाल वैभव का वही था कि वो करे क्या अगर सेविंग कर लिया किसी भी यूथ ने, 10,000 का एक अमाउंट वैभव ने रखा कि उसकी 30,000 मान लीजिए सैलरी है, 40 भी है, उसमें से अगर उसने 10,000 बचाए तो क्या उसे बैंक में रखना चाहिए या कोई ऐसी स्कीम? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था, सॉरी। तो मैं यही बता रहा हूँ कि रादर दिन 10,000 बचा को सोचने से अच्छा है हमें ये सोचना चाहिए कि मैं आज 17 साल का लड़का हूँ या 18 साल का लड़का हूँ, 21 साल का लड़का हूँ, मुझे पहली जॉब मिली है, मेरी आज 40,000 50,000 की सैलरी है, मेरी ज़रूरतें क्या क्या हैं। उस ज़रूरतें से पहले मैं ये सोचूं कि यार मैं आज के दिन में आप सिर्फ 7%, मैं बोलता हूँ भूल जाइए, लोग आज बातें करते हैं 15% की, 20% की, 20% की, मैं वो तो 7% से भी अगर आपने कंपाउंड, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, कि हम उसको 100 रुपये को 7 रुपये को 7 रुपये को 14 रुपये को 14 रुपये को, हम उसको कैसे कंपाउंड कैसे कर सकते हैं। अगर आप 7% से भी कंपाउंड करते हैं तो 25 साल में आप 8 गुना पैसा कर लेते हो। आज हमारी ज़रूरत, मुझे पता है यार, मेरी ज़रूरत अभी मोबाइल फ़ोन है क्या, मेरी ज़रूरत बाइक है क्या, मेरी ज़रूरत अभी मुझे हॉलीडे में जाना है क्या। अगर मैं उस पे से ये कर दूँ यार, मेरी आज बेसिक एक्सपेंडिचर्स जो हैं, खाने पीने रहने का, और बेसिक थोड़ा सा जो मैं अपने दोस्तों के साथ होटल जाना चाहता हूँ, दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहता हूँ, थोड़े स्मॉल हॉलीडेज़ करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे पास मैं आज 20,000 बचा सकता हूँ। तो अगर बंदा उस 20,000 को निवेश करता है नॉर्मल एफडी में, यंग एज सेविंग का जो एजुकेशन है वो हमें देना है कि भैया आज वो सोचता है क्या है, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मेरे बच्चे नहीं हुए, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है। हाँ, ऐसे ये तमाम बातें दिमाग में आती हैं। और एक सवाल इसमें ये भी था, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं इन बारीकियों को, कि अगर 40-50 हज़ार की कमाई वाला कोई भी इंसान है, क्या उसे शेयर बाजार में जाने का जोखिम लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? या फिर एक तय जब तनख्वाह हो जाए लाख के पार तभी जाए? देखिए, हम बोलते हैं हर अंडे को एक ही बास्केट में मत डालिए, क्योंकि अंडा नाजुक होता है, एक दूसरे से टकराएगा, टूट जाएगा, नुकसान हो सकती है। अगर बंदा 20,000 रुपया सेविंग करना चाहता है, 10,000 रुपये सेविंग करना चाहता है, हमारे पास एवेन्यूज़ हैं। हम क्यों बोलते हैं कि पूरा पैसा शेयर मार्केट में डालिए और एक ही बार में डालिए। आज म्यूचुअल फंड जो जरिया है, जहाँ पे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, आप वहाँ पे 100 रुपया मंथली भी डाल सकते हैं, 500 रुपया मंथली डाल सकते हैं, 1000 रुपये। आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, डूबने का खौफ मत रखिए, क्योंकि कैपिटल मार्केट है वो हमेशा देखा गया है कि वॉलेटाइल होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। आप उसमें डूबने का खौफ मत रखिए, आप उसको हर महीने 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया करके आप निवेश कीजिए। उससे क्या होगा, अगर मार्केट नीचे भी आ रही है तो आपके निवेश हर टाइम टू टाइम हो रहा है, तो आपकी जो निवेश का जो वेटेड एवरेज है वो कहीं ना कहीं मार्केट के लेवल पे ही होगा, तो नुकसान होने की चांसेस कम हो जाती है। और इसमें मैं लोगों से एक बात और सुनता हूँ, उनका कहना होता है कि अगर ऐसे निवेश आप कर रहे हैं तो जल्दबाजी में मत रहिए कि तुरंत मुझे फ़ायदा हो जाए। उसके लिए आपको हो सकता है कि धैर्य रखना पड़े, लंबा इंतजार करना पड़े। क्या ऐसा भी कुछ होता है? फिर से मैं आ जाऊँगा दादा दादी के समय पे। बिल्कुल। आप देखिए, आज से पहले मेरी मॉम, मेरे फादर इन्वेस्ट करते थे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में, जहाँ पे किसान विकास, आप हो सकता है आप लोगों को पता हो, किसान विकास पत्र होता था, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होती थी, जहाँ पे पैसे 5 साल में डबल होता था। तो हम धैर्य की बात जब करते हैं तो हम उस धैर्य की बता रहे हैं कि ऐसा होता था कि यार मेरी मदर ने मुझे एक बार बोला, यार 5,000 रुपये का पोस्ट ऑफिस जाके आप, मैं उस समय 15 साल का होगा, मैं बाइक चलाता था, पोस्ट ऑफिस घर के पास ही थी, 5,000 रुपये दिया कि जाके आप इसकी किसान विकास पत्र ले आओ। मैं गया, पोस्ट ऑफिस में गया,
उस समय बहुत इजी सिस्टम होता था। एक एजेंट मुझे मिला, एजेंट फॉर्म दिया, फॉर्म मतलब के बस लाया, साइन करा के मैं गया, वापस 5,000 रुपये दिया, उन्होंने सर्टिफिकेट लिख के मुझे दे दिया। मॉम ने वो कहीं अलमीरा में कपड़ों के बीच में डाल दिया। धैर्य की बात। बिल्कुल। और इसमें जो मैंने सवाल किया था वो सवाल इसलिए भी क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जैसे नमन बता रहे थे कि आजकल के युवाओं के पास धैर्य नहीं है, वो बहुत जल्दी जल्दी वाली चीज़ों को अपने सामने देख रहे तो हैं। मैं आपको इसलिए काट रहा 2 हूँ घंटे की फिल्म देखना भी आज बहुत बड़ी बात मानी जाती है क्योंकि वो शॉर्ट और रील देखने के आदी हो चुके हैं। अटेंशन स्पैन बचा ही नहीं बिल्कुल। है। तो वो ना कई सारी ऐसी कंपनी में पैसे निवेश कर देते हैं जो उनको ऐसा वादा करती हैं कि 6 महीने में 3 महीने में डबल दे देंगे या इतना आपको बढ़ा कर दे देंगे। सो मैं वही बता, धैर्य की बात बता रहा था कि वो सर्टिफिकेट निकलता था 15 साल बाद, 10 साल बाद, जब वो दिवाली की सफाई हो रही है। जो 5 साल की मेच्योरिटी के सर्टिफिकेट है वो 15 साल बाद निकल रही है कि भाई साहब, तब मेरी मदर ये तो मैच्योर हो गया, ये आप लेके आइए। तो धैर्य, देखिए धैर्य ये है कि आज हम जब इन्वेस्ट कर दिए, हमें निवेश के बाद हम रोज़ क्यों स्क्रीन देख रहे हैं, हम रोज़ क्यों मार्केट देख रहे हैं, हमें क्यों देखना है। आपने किया 5 साल 6 साल आपने किया कि आज आप 21 साल के बच्चे हैं, आज आप 23 साल के बच्चे हैं, आज आप 25 साल के बच्चे हैं, आप 40 साल तक आप सोचिए ना कि आप ये सोचिए कि यार मुझे 5 साल बाद एक गाड़ी लेनी है तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मुझे 10 साल बाद एक स्पेन की हॉलीडे करनी है, मैं कहाँ पे निवेश करूँ, मुझे 15 साल बाद घर लेना है, मैं कहाँ निवेश करूँ, मुझे 20 साल बाद बच्चों को अब्रॉड पढ़ने भेजना है, मैं कहाँ पे निवेश करूँ। आज निवेश का मतलब खाली ये थोड़ी ना, धन इकट्ठा करना थोड़ी ना है। बिल्कुल। उस धन को हम किस पर्पस के लिए ले रहे, गोल क्या है, विजन क्या है, पर्पस क्या है। इन्वेस्टमेंट विद पर्पस बेसिकली। तो एक सवाल नमन आपसे भी उसका जवाब लूँगा मैं, फिर उसके बाद सर भी जवाब देंगे उसका। हमारी जो अभी सरकार है वर्तमान की, वो अक्सर युवाओं से अपील करती है कि नौकरी के पीछे मत भागिए। सबको पता है सरकारी नौकरी बहुत सीमित होती है, उनका प्रतिशत आप देखेंगे तो कुछ ही प्रतिशत है, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप नौकरियों के पीछे मत दौड़िए, नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनिए। और स्टार्टअप्स की बहुत बातें होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सरकार भले दावा कर रही हो कि स्टार्टअप करना वो आसान कर रही है शुरू करना, लेकिन उसके लिए एक तो पूंजी की कमी भी होती है बहुत सारे लोगों के पास। वो बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो पूंजी जुटाएं कहाँ से, क्या उसके बारे में कोई रास्ता आसान है जो हमारे दर्शकों को पता चल जाए। और दूसरा, वो स्टार्टअप करने अगर वो शुरू भी करें तो कौन सी ऐसी गलतियां ना करें जो उनको भारी न पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने अभी हाल के वर्षों में देखा है एक बड़ी कंपनी बनते हुए और उन्हें बिखरते हुए भी देखा है कि उनको एक दर्जा मिल गया यूनिकॉर्न फलाना दिखाना, और उसके बाद फिर वो धड़ाम से नीचे आ गए। तो वो पहले आप नमन, उसके बाद फिर सर से जवाब देंगे इसका। आई थिंक अभी जैसे गवर्नमेंट हमें काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है स्टार्टअप्स के लिए। गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स भी हैं। अगर आप देखिए, अगर आप गिफ्ट सिटी में अपना स्टार्टअप रजिस्टर करते हैं तो उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी की रिबेट मिलती है, आपको टैक्सेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करते हैं तब कोई भी 10 साल में 3 साल का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। बट ये हो गई बात की बात। स्टार्टिंग तो आपको पहले पूंजी इकट्ठी करके एक बिजनेस खड़ा करना है। उसमें भी गवर्नमेंट ने बोला है कि आप स्टार्टअप इंडिया में 10 से 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन हमसे ले सकते हैं, जिसको आप बाद में चुका सकते हैं। आज क्रेडिट ग्रोथ में वेंचर डेट फंड्स बहुत सारे आ गए हैं, वीसी फंड्स बहुत सारे हैं, एंड बाहर के जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं वो इंडिया में निवेश करना चाह रहे हैं, बिकॉज इंडिया में लोगों के पास प्रोत्साहन है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म है, दिमाग है एंड टैलेंट है। बट बात आई जब गलतियों की, देखा जाए तो गलतियों में मैं कहूँगा कि हमें, जब आपके पास पूंजी आ जाती है तो आपको कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए जो बस अभी जिसकी एक जो मोमेंटम है। जैसे आप एआई देख लीजिए, अभी एआई कंपनी हर दिन खुल रही हैं, बट व्हाट इज़ द वैल्यू, आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी आज हम सबको पता है, आप भी यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। भेड़ चाल में आप शामिल मत होइए, बिकॉज आप कहीं ना कहीं वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे जिसका आपने वादा किया है, मेरे को वो लगता है। और दूसरे, जैसे लोगों को पैसा मिलता है, जो लोग रेस करते हैं वेंचर फंड से अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनको उस पैसों को ऐसा देखना चाहिए कि वो उनके ही पैसे हैं। उनको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये पैसे मेरे को खर्च करने के लिए मिले। बिकॉज आप कहीं ना कहीं जब आप एक्सपेंस करते हैं तो हर एक्सपेंस ये वादा करके नहीं करते हैं कि अच्छा उसके बदले रिटर्न आ जाएगा। वो एक रिस्क लेते हैं, एक गैम्बल लेते हैं। बट जब वो गैम्बल आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है, व्हेन योर एक्सपेंसेस आर वे बियॉन्ड आपके इनकम, देन आई थिंक वहाँ पे गलती हो जाती है, वहाँ पे लोग फिसल जाते हैं। जैसे कुछ एडटेक कंपनीज, आई थिंक उसी की ओर जाना जा रहे थे। वहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन की बातें करते हैं
कि आप एक कस्टमर जब एक्वायर करते हैं उसके पीछे कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है, उससे कितना रेवेन्यू उनको वापस मिलेगा। और इन कंपनियों की हमको लाइव देखें तो जब कोरोना आया उस वक्त जब स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए तो अचानक से ऑनलाइन पढ़ाई का चलन बढ़ा और इनका फिर उनको बूस्ट मिला अचानक, और उसके बाद फिर ये लोग उस चीज़ को बरकरार रख नहीं पाए। बिकॉज जब वो बूस्ट मिलता है तो फिर आपको लगता है कि अच्छा ये अब एक नई इट्स अ न्यू नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं कि अब ऐसा ही रहने वाला है समाज। बट वैसे होता नहीं है देखा जाए तो। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ सारे ऑफिसेज वापस आ गए, लोग स्कूल जाना चाह रहे थे बिकॉज स्टार्टिंग में सबको लगा कि यार अच्छा है ऑनलाइन हो रहा है, बट देन लोगों को कनेक्शन नहीं मिला, लोगों को एक्चुअली लोग नहीं थे बात करने के लिए। तो वही था, और वहाँ पे फिर आपको सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जिसको बोला जाता और है। इसमें ये भी सवाल उठता है कि क्या इसमें भविष्य कोई अपना देख रहा है, फ्यूचर देख रहा है, तो क्या वो बहुत सुरक्षित हो सकता है? क्योंकि हमने अभी सरकारी नौकरियों की बात की थी, हमारे यहाँ खासकर ग्रामीण भारत में ये चलन है, सरकारी नौकरियों के पीछे युवा बहुत भागते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पीछे जाहिर सी बात है कि एक बार अच्छे से पढ़ाई कर ली, नौकरी मिल गई, पूरा जीवन सुरक्षित, 60 सालों तक आपकी सरकार। Stability। बिल्कुल। वो सुरक्षा क्या इधर भी लोगों को मिल सकती है? वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी बिजनेस में इनिशियली, मेरे को लगता है ऐसे। बट आप अगर आपको देश को बढ़ावा देना है तो आपको लोगों को स्टेबिलिटी देने वाला बनना पड़ेगा, जिससे कि आप एज एक ज़रिया बनिए, जिससे कि आप एक सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा कर पा रहे हैं, जिससे कि आप आने वाली युवा को या आपके साथ जो युवा तैयार हो रही है जो देश को आगे लेके जाएगी, उनको आप स्टेबिलिटी दे पाएँ और आप कंट्री की जीडीपी में एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर पाएँ। और सर से भी यही सवाल, सर युवाओं को जो कुछ अपना करना चाहते हैं, कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए तो मैं बहुत प्रो हूँ जो आज एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। आप आनंद महिंद्रा जी का एक स्टेटमेंट सुनिएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये कहा था कि डेफिनेटली हमारे जो हीरोज़ हैं वो रियल हीरोज़ आर्मीज़ ही हैं, और उनको तो सैल्यूट ही हैं जो वो करते हैं हमारे देश के लिए और हमारे रक्षा के लिए। लेकिन द रियल हीरोज़ आर एंटरप्रेन्योर्स। जो लोग एंटरप्रेन्योर है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में। आज अपने कितने परिवार के घर का चूल्हा वो संभाल के रखते हैं, कितने परिवार घर का चूल्हा चलाते हैं, उनको नौकरियां देते हैं। तो ये जो स्टार्टअप कल्चर आ रहा है एक बहुत बड़ी बूस्ट है इकोनॉमी के लिए, और मैं तो बहुत प्रो हूँ। मैंने खुद अपने बेटे नमन के लिए, जब ये यूएस में था, यूएस में पढ़ाई कर रहा था, मैंने इसको बहुत बोला कि मैं पर्सनली इसको बोला कि तुम मास्टर्स करो, वहीं नौकरी करो 2-3 साल, उसके बाद आना। बट ही वॉज डेड अगेंस्ट, बोला नहीं मुझे आना है, मुझे यहाँ अपनी कंपनी खोलनी है। इनके 4-5 फ्रेंड मिल के इन्होंने कंपनी खोली, 3 लोगों को इन्होंने IITN से रिक्रूट किया और आज 7 लोगों की टीम बना के 1 साल से स्टार्टअप में लगे हुए हैं। होपफुली इनको भी सक्सेस मिलेगा। तो मैं, और कहीं ना कहीं मैं भी 25 साल जॉब किया, जॉब करने के बाद 4 साल से मैंने अपनी सॉवरेन ग्लोबल कंपनी खोली। आज मैं मेरे अंडर में 25 लोग, मतलब मेरी कंपनी के साथ आज 25 लोग जुड़े हैं, 25 लोगों की परिवार जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी होता है कि यार किसी भी तरीके से अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए, तो ये कल्चर को और आगे ही बढ़ाना चाहिए। और मैं ऑलवेज प्रो हूँ स्टार्टअप के लिए। लेकिन वही सवाल है कि डर कैसे खत्म हो कि यार पता नहीं क्या हो भविष्य में, हो सकता है 4-5 साल बाद मैं जो कंपनी शुरू कर रहा हूँ डूब जाए, तो क्या सरकार कोई सुरक्षा की गारंटी देती है? कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, बियॉन्ड एंटरप्रेन्योरशिप करके एक किताब है। उस किताब में यही लिखा है कि यार मैं PhD कर लिया था, मुझे स्टैनफोर्ड में जॉब मिल गई थी और मैं प्रोफेसर की जॉब मिल गई थी और मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी। लेकिन मेरे जो मेंटोर्स थे, मेरे मेंटोर ने मुझे ज्ञान दिया था कि यार ठीक है, जो तुम सिक्योर्ड लाइफ जी रहे हो, तुम 25 साल तक एक PhD कर ली हो, तुम एक प्रोफेसर बन गए हो, तुम्हें एक सुरक्षित सैलरी मिलता रहेगा, तुम्हारी लाइफ सिक्योर्ड हो गई है, तुम्हारे बीवी बच्चे भी खुश रहेंगे आज। लेकिन तुम्हारे में मैं वो देख सकता हूँ कि तुम्हारे में वो काबिलियत है कि तुम कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो उसने उसमें बताया गया है कि यार डेफिनेटली हो सकता है कि जो मेरी 5 साल जो जॉब किया, 6 साल जॉब किया, उसकी जो सैलरी या पूंजी जो जमा हुई, हो सकता है मैं एंटरप्रेन्योरशिप जब चलूँगा तो 6-7 साल वो पूरी की पूरी पूंजी उड़ जाएगी। उसके बियॉन्ड भी हो सकता है कि मैं ना कमाऊँ। लेकिन ये रिस्क लेना वर्थ होता है। कहीं ना कहीं आदमी को अपने पोटेंशियल्स को आप बैठे बैठे तो नहीं जान सकते। आज आपको स्विमिंग करना है तो आपको पानी में तैरना ही पड़ेगा। इसी तरह हर आदमी, हमारे यहाँ क्या है कि लीडरशिप जो है, लीडरशिप हर आदमी लीडर नहीं बन सकता है। लीडरशिप
लर्न कर सकते हैं, लीडरशिप इनबॉर्न भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ जो हैं इंसानों के या लोगों के या हमारे एंटरप्रेन्योर्स के या स्टार्टअप कल्चर जो बच्चों के हैं, जेनजीज के हैं, उनको प्रोत्साहन देना ही चाहिए, उनको रिस्क लेना ही चाहिए। सक्सेस, नो सक्सेस इज़ ऑलवेज अ आउटकम। आउटकम है वो तो। और आप जब मोटा-माटी तक अगर मैं आपकी बात आसान भाषा में समझूं तो ये है कि पहले अपने अंदर झांको। अगर आपके अंदर आपको लगता है काबिलियत है और आपके पास पूंजी भी है तो रिस्क लीजिए, क्योंकि उससे न सिर्फ आपका भला होगा, देश का भी भला सो होगा। पूंजी इज अ सेकेंड, पूंजी जो होता है ना वो एक सेकेंड प्रोसेस है। कैपिटल जब आप बिजनेस करते हो तो पहला तो आपको सबसे बड़ा है कि आप में वो हिम्मत है क्या, आप में वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं क्या। रिस्क आपको कौन देता है? रिस्क इज़ नॉट ओनली योर पर्सनल चॉइस, रिस्क इज़ योर सराउंडिंग। जो आपके साथ आपके दोस्त यार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर वाले हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या। सपोर्ट इज़ नॉट ओनली फाइनेंशियली, सपोर्ट इज़ इमोशनली। आज आप मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मेरी घरवाली, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स ही मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे इमोशनली, तो मैं वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाता, प्रोत्साहन ही नहीं मिलता। मैंने डाइनिंग टेबल में बैठे बैठे डिसाइड कर लिया 5 मिनट के अंदर। मेरी एक बहुत ही अच्छी जॉब थी, 20 सालों से जॉब कर रहा था, वेल स्टेबल जॉब था, 10 साल बाद मैं रिटायर हो जाता। मुझे क्या ज़रूरत थी इस सुनामी में कूदने की, एंटरप्रेन्योरशिप के सुनामी में कूदने की। लेकिन नहीं, मुझे वो जज्बा था, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, नहीं आप में जज्बा है, आप ही करो, लेट अस डू इट, हम लोग देखते हैं क्या होता है, कहाँ पहुँचते हैं। तो हमने वो चालू किया। डाइनिंग टेबल में बैठे बैठे डिसाइड कर लिया। कोरोना के टाइम था उस समय, तो और सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लोगों की जॉब्स जा रहे थे। उस समय हमने सिक्योर जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया। तो जब तक आपकी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगी, एक बार सपोर्ट सिस्टम होता है, आपके जज्बा है, आपके कट फीलिंग बोलती है नहीं मैं कर पाऊंगा, फिर सेकेंड पार्ट आता है पूंजी। और पूंजी भी आज के दिन में आप देखो, प्राइवेट लेंडर्स हैं, आज के दिन वेंचर फंड्स हैं, आज के दिन में गवर्नमेंट खुद भी इतना प्रोत्साहन देती है, तो पूंजी भी लोगों को मिल ही जाता है। अगर आपका बिजनेस वाइबल है, प्रपोजिशन थॉट प्रोसेस वाइबल है, आइडिया वाइबल है, तो पूंजी की कमी तो आज नहीं है देश में किसी भी हालत में। पूंजी बहुत है सिस्टम के और अंदर। आपका जो सवाल था कि हाँ गवर्नमेंट कैसे इसको सपोर्ट करे, वो स्टेबिलिटी मिल पाएगी कि नहीं, तो मैंने मोदी जी को कई बार बोला है, सुना है ये बोलते हुए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आई थिंक जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा इस देश में, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी अंदर से निकल के आएगी कि आज मेरे को पता है कि यार गवर्नमेंट मेरे साथ है। जैसे पापा ने बोला कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो दैट ऑल्सो वो मेरे को देगा कि ठीक है आप रिस्क ले आपके अंदर सकते एक हैं, साहस आता एक है। साहस आएगा कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। बट वो सबसे पहला कदम घर हो गया, उसके बाद अगर गवर्नमेंट ही आपका सहारा देखिए एंड में वही बचता है, तो वो अगर आपको और प्रोत्साहन देती है तो आपको लगता है कि हाँ यार वो रिस्क लिया जा सकता है। और एक सवाल छूट गया था, उसका जवाब मुझे लगता है लेना ज़रूरी है। मैं जहाँ से आता हूँ, मैंने अपने आसपास में आज से करीबन 7-8 साल पहले की बात है, कुछ कंपनियाँ आईं। उन कंपनियों ने ग्रामीणों को ऐसा लुभावना वादा दिया कि आप 1 लाख रुपए निवेश कीजिए, साल भर में आपको 1,40,000 रुपये देंगे। ना सिर्फ सालाना निवेश का बल्कि रोजाना निवेश का भी वादा किया कि आप रोज़ 100-100 रुपये दीजिए और ऐसे करके महीने में, साल भर में आपको इतनी तय धनराशि हम आपको वापस देंगे। 2-3 साल उन्होंने अच्छा उसका रिटर्न दिया, लोगों को भरोसा बढ़ता गया उनका। और एक समय ऐसा आया कि बहुत सारे सरकारी शिक्षक जिनको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी धनराशि सरकार के द्वारा दी जाती है, उन लोगों ने अपना पूरा पैसा उस कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी फिर रफू चक्कर हो गई। तो मेरा सवाल ये था कि ऐसी कंपनियां अभी भी उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे पिछड़े जो ज़िले हैं वहाँ पर आती रहती हैं और लोग झांसे में आते रहते हैं। तो लोग कैसे पहचाने कि जो कंपनी हमें हमसे ये वादा कर रही है, हमें ये दावा करके दिखा रही है, वो कंपनी सही है, भरोसेमंद है और ये मुझे धोखा नहीं देगी। ये पॉन्जी स्कीम्स हम बोलते हैं इसको। और आज से नहीं, चिटफंड जमाने से आ रहा है। चिटफंड होते थे, इतने चिटफंड होते हैं, लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पैसा जमा कीजिए, हम 1 साल में डबल कर देंगे, 2 साल में डबल कर देंगे। तो डेफिनेटली जहाँ पे ग्रीड है, उस ग्रीड को अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारे पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। और जहाँ तक सवाल है आपके, जो स्कीम्स आते हैं वो स्कीम्स के बारे में जानना, उस कंपनियों के बारे में जानना। आज सोशल मीडिया आज के दिन में इतनी स्ट्रांग हो गई है, छोटी सी छोटी चीज़ आप डालिए, आज को एक उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिल जाती हैं और उस कंपनी के बारे में। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा सर, आप जवाब दीजिएगा कि ये जो कुछ कंपनियां होती हैं, ये ग्रामीणों को ऐसा भी भरोसा देती हैं, ये इंटरनेट पे अपनी वेबसाइटें बनवा लेती हैं, जो कि बहुत आसान है बनवाना।
और लोग झांसे में आ जाते हैं कि देखो इंटरनेट पर भी तो इनकी कंपनी का नाम दर्ज है, ये कैसे धोखा दे सकती हैं। ऐसा भी लोगों ने किया है। मैं आपसे जो जानना चाहता था वो ये था कि हम इनके क्या लक्षण होते हैं कि हमें पता चल जाए आसानी से कि यार ये इसमें कुछ गलत है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आज के दिन में मैंने आपको अभी भी बताया कि हम 7% रिटर्न जो होता है, अगर 7% रिटर्न भी लगाएं तो हम 25 साल में 7 गुना पैसा हो जाता है हमारा। द मोमेंट कोई भी इंसान, भगवान तो है नहीं, हमारी दुनिया में हमने भी देखा है, हमारे पूर्वजों में देखा है, हमारे आगे जनरेशन में दिखेगी, पैसे का रिटर्न कमाना। आज के दिन पैसे को हम 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 ऐसा पॉसिबल ही नहीं करना। जो भी आदमी हो, कंपनी हो, वेबसाइट्स हो, जो भी ये गारंटी करती है कि हम आपके पैसे को एक लिमिटेड पीरियड में डबल कर देंगे या हम आपको 20% रिटर्न दे देंगे, आपको 40% रिटर्न दे देंगे, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कोई हमारा सोना का खान तो है नहीं भाई साहब कि हम खदान से सोना निकालेंगे, उसको जाके रिफाइनरी में करेंगे और हम बेच देंगे और आपको हम पैसा ला देंगे। बेनिफिट भी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अगर आपको डबल करके हम दे रहे हैं, तो ये एक सोच बननी तो चाहिए। दुनिया में मुझे लगता ऐसी है। कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे पैसे को आप 40% से 50% से ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को बता भी दें कि जब भी कोई कंपनी, कोई व्यक्ति आपके पास आए और ऐसा वो दावा करे कि आप इतने रुपए दीजिए और हम इतने हज़ार आपको दे देंगे, और अचानक वो बहुत बड़ा दावा करे, तो आप समझ जाइए कि वो आपके हित वाली कंपनी तो बिल्कुल नहीं है और आपको चूना लगा सकती है। तो और जी देखा जाए लक्षण की आपने बात करी थी, तो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं हमारे देश में, सेबी है जो ऐसी फाइनेंशियल मार्केट कंपनीज को रेगुलेट करती हैं, आरबीआई है जो एनबीएफसी क्रेडिट को रेगुलेट करती है। तो अगर आप इसके लिए गौर कीजिए कि क्या वो कंपनी किसी रेगुलेटरी बॉडी के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली ऐसी कंपनियां जो रजिस्टर्ड होंगी वो ऐसा दावा कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी फिर उन पे सैंक्शन लगा सकती है। तो ये एक और लक्षण लोगों को देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंपनी है, वो कौन सी रेगुलेटरी बॉडी के साथ लिस्टेड है। थोड़ा बहुत आप जोर लगाएंगे, तहकीकात करेंगे तो सारी पोल खुल जाएगी। तो बहुत बेसिक चीज़ें आदमी को ये होना चाहिए, सबसे बड़ी बात कि यार आज मैं किसी को सपना दिखाऊं और वो सपने को फुलफिल करने का जो जज्बा या जरिया है वो सच होना चाहिए। आज मैं किसी को सपना दिखा दूं कि यार मैं आपको 1 करोड़ रुपया कमा के दे दूंगा 1 साल में, आप मुझे आज 50 लाख रुपया दे दो। उमेश जी, मतलब ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं ना, वो बहुत करीबी होते हैं। अगर आप भारत में देख जाएं तो रिश्तेदार ही होते हैं कोई जो आते हैं और वो ये बताते हैं कि ऐसा ऐसा है जीजा जी, लगा दीजिए पैसा, तो लोग भरोसे में आ जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों का तो भाई घर में महत्व होता ही है। कुछ सवाल मुकुंद जी पूछ रहे थे आप। निवेश की बहुत अच्छी सवाल वैभव ने दिए भी, और उमेश जी ने बहुत ढंग से समझाया कि कैसे वो किसान पत्र वाला, मुझे पूरा अपने घर का भी माजरा याद आया उस पर कि कैसे एकदम से वो दराज से निकलता है पेपर और पता चलता है कि मैच्योर हो गई पॉलिसी, अब ले आइए जाकर इसे। कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि जब डाकघर की बात आती है तो उसके साथ वो विश्वसनीयता जुड़ती नज़र आती है। इस वक्त क्योंकि सिल्वर 4 लाख को पार हो गया है, गोल्ड के हाल भी सबको पता है, सबकी पहुँच से बाहर हैं, तो हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि छोटी सैलरी वाले स्पेशली जो 40,000 50,000 कमाते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त कितना सही रहेगा? क्या रिस्क फ्री है? क्या दाम कम हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? और मोटा माटी समझे, जैसे वैश्विक माहौल हमें लग रहा है, सबको पता है दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो किस आए दिन कुछ भी कर दे रहा है, किसी भी देश पे टैरिफ ठोक दे रहा है कितने भी %। क्या अभी ये बढ़ोतरी अभी भी और होने वाली है? क्योंकि हमारे देश में जो सोना है, वो सोना कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरह से हम ले ही नहीं, कभी भी हमने उसको अपने आन बान शान से जोड़ा है, हमारी इज्जत से जोड़ा है, हमने उसको अपने इमोशन से जोड़ा हुआ है। अगर आज मैं कल ही अपनी मेरी भाभी की सिस्टर आई हुई थी, बैठी हुई थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, निवेश की बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि यार निवेश करना है हमें, आप बताइए कहाँ निवेश करें। तो 2 सिस्टर, बड़ी सिस्टर थी, छोटी सिस्टर थी। तो बड़ी सिस्टर ने हमारे साथ निवेश किया, कुछ बॉन्ड्स में लगाया हुआ था और कुछ और कैपिटल मार्केट में लगाया हुआ था, तो वो खुश थी। छोटी सिस्टर ने कहा नहीं, मैं तो यार 2,000 रुपये भी आता है, 5,000 रुपये भी आता है, 10,000 भी आता है, 15,000 भी आता है, मैं तो जाता हूँ सोना ले लेती हूँ, मैं तो गोल्ड ही बाय करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे सेफ दुनिया में कुछ लगता ही नहीं है। गोल्ड की प्राइजेस मूवमेंट जो हो रही हैं वो बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, ट्रेड सैंक्शंस हैं, डॉलर इकोनॉमी जो थी हमारी वो कहीं ना कहीं फेज़ आउट होती जा रही है। आज हम डॉलर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बोला जाता था, ऑयल के $25 से होती थी,
सारे कंट्रीज़ के पास डॉलर रिजर्व होना ज़रूरी था, सारे कंट्रीज़ के पास यूएसटी के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो होते हैं वो उसकी कंपलसरी होना, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अब फेज़ आउट, चाइना ने फेज़ आउट किया, रशिया ने फेज़ आउट किया और भी बाकी कंट्रीज़ फेज़ आउट कर रही हैं। तो जैसे जैसे डॉलर इकोनॉमी फेज़ आउट होते जा रही है वैसे वैसे गोल्ड इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, रिजर्व्स गोल्ड की तरफ जा रहा है। हर सेंट्रल बैंक चाहता है कि हमें डॉलर से निकल के गोल्ड में अपने रिजर्व्स को बढ़ाऊँ। आज इंडिया है, चाइना है, रशिया है, सब लोग अपनी इकोनॉमीज़ को गोल्ड में रिजर्व्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गोल्ड के प्राइजेस भी हम आगे बढ़ते ही देखेंगे। अपने अगले सवालों की तरफ चलें। आपने डॉलर की बात की, मैं जोड़ दूँ उसमें और उमेश जी, क्योंकि गोल्ड से भी लोग सोचते हैं सीधे गोल्ड का मतलब होता है झुमके ले लो, कोई और नथनी ले लो या आभूषण दूसरे बना लो। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो सच में क्या हमें ज्वेलरी तक रुक जाना चाहिए या गोल्ड बिस्किट की तरफ जाना चाहिए? कौन सी फॉर्म हमें आगे जब हम सोचेंगे कि भविष्य में आज के दिन में या न्यू जनरेशन में आज के दिन में इन्वेस्टमेंट करें? जो न्यू जनरेशन हो गया वहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत आसान हो गया है। आज हम लोग ETFs बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फंड्स हो गया। आज गोल्ड ETF है, सिल्वर ETF है, गोल्ड फंड्स हैं, सिल्वर फंड्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके ज्वेलरी ही लेना है। ज्वेलरी तो आज हम कोई एक फंक्शन होता है, शादी ब्याह होती है, वेडिंग्स होता है, वहाँ पे हमें ज्वेलरी चाहिए होती है। औरतों को एक अलग से लगाव है ज्वेलरीज़ के लिए, जब भी उन्हें ज़रूरत होती है, जब भी उनको मौका मिलता है जाके ज्वेलरी बाय करती हैं। तो इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास और एवेन्यूज़ हैं। गवर्नमेंट का भी सॉवरेन गोल्ड फंड आया था जो अभी डिसकंटिन्यू, बहुत ही अच्छा स्कीम था, गवर्नमेंट ने दिया है सब लोगों को। वो एक अच्छा स्कीम था, फिर से गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो वो सॉवरेन गोल्ड फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो। ETFs हैं गोल्ड के, ETFs में डालो, गोल्ड फंड्स हैं उसमें डालो। वाले ऐप हैं वो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का दावा करते हैं कि आप प्रतिदिन के हिसाब से भी कर सकते हैं और आप एक समय के बाद उसे निकाल भी सकते हैं जब चाहे तब। क्या वो भी एक सेफ मान सकते हैं, उससे सुरक्षित? वो जैसे नमन ने कहा, रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं क्या? जब तक वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं है हमें नहीं डालना चाहिए। हमें वहीं डालना चाहिए जहाँ रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो, चाहे RBI का हो या SEBI का हो या गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हों। तो उस जगह पे मैं हमेशा लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड में डालिए। वहाँ पे क्या है कि आप डेली निवेश कर सकते हैं, आप मंथली निवेश कर सकते हैं, आप हाफ ईयरली निवेश कर सकते हैं, आप अपने जब लमसम कर सकते हैं, जैसे जैसे आपके पास पैसा आए वैसे वैसे आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट की आपने बात करी है, अभी एक ही महीने पहले सेबी का सर्कुलर भी आया था जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो भी डिजिटल प्रेशियस मेटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो सेबी के रेगुलेशन में नहीं आते हैं। तो जो भी आप उसमें निवेश कर रहे हैं वो आपकी खुद की रिस्क पे है। तो जब सेबी एज अ रेगुलेटरी बॉडी ऐसे सर्कुलर्स निकाल रहे तब तो आई थिंक आंसर काफ़ी क्लियर है कि नहीं करना चाहिए और रेगुलेटेड बॉडीज़ के साथ हमें निवेश करना चाहिए। हम परिवार को लेकर ही बात कर रहे थे, तो भारतीय परिवारों में आमतौर पर अभी ऐसी परंपरा रही है कि जो बड़े होते हैं वो बच्चों से पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा सख्ती बरतते हैं, ना तो अपनी कभी तनख्वाह का जिक्र करते हैं और परिवार के पास कोई बचत है या नहीं है, आर्थिक स्थिति का खुलासा तो करते ही नहीं हैं। हो सकता है इसके पीछे उनके अपने डर हों कि पता चल जाएगा तो बच्चों की नज़रों में मेरी जो छवि है वो बदल सकती है कि पिताजी तो सिर्फ इतना ही कमाते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी तो होते ही हैं ना, उन नुकसानों से कैसे बचा जाए, मतलब ये धारणा कैसे टूटे, आपको क्या लगता है? तो आज हम लोग जो ये बात कर रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, आज मैं इसीलिए नमन को यहाँ साथ में लेके आया। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सोशल टैबू है पैसों के बारे में बात करना। मैं अपने फादर के लिए ले लूँ या मेरे फादर उनके फादर ग्रैंडफादर के लिए ले लें, कोई भी आपस में पैसे की बातें नहीं करते। ऐसा नहीं कि मैं बहुत मॉडर्न ख्यालों का था या मैं अपने बच्चों के साथ पैसा डिस्कस किया। मैंने भी बहुत लेटर पार्ट में जाके जब ये अभी वापस से आया, अपने स्टार्टअप ज्वाइन किया, तब थोड़ी बहुत हमारी डिस्कशन हो रही है। तो हमने भी कभी इनसे पैसे की बातें नहीं करी क्योंकि हमें हमेशा ये डर, एक आपने जैसे कहा, एक डर बैठा रहता है कि यार कहीं मेरी सोशल स्टेटस बच्चे की नज़र में ना गिर जाए। मुझे ये लगता है बच्चों को कहीं पैसों की बात करेंगे तो उनमें प्रेशर आ जाएगा। सैलरी और पैसा जब हम तौलते हैं तो हमें लगता है यार जो ज़्यादा सैलरी कमाता है, ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उसको हम सक्सेस मानते हैं। लेकिन जो पैसे की बातें करते हैं उसको हम बदतमीजी मानते हैं कि यार तुम्हारी ये हिम्मत, तूने पैसे की बात कर ली मुझसे। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एजुकेशन घर से होती है, एजुकेशन स्कूलों से होती है। हमें स्कूलों में, घरों में एक बच्चा जब 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का हो जाता है, उनसे डेफिनेटली बात करनी चाहिए। जैसे हम बजट की बातें करें, आज बजट हम देते हैं, आउटलाइन ही तो दे रहे हैं कि यार ये इनकम होगा, ये एक्सपेंस होगा, इसके बाद हम ऐसे ऐसे काम करेंगे और ऐसे ऐसे हमारी
उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी, लोगों की उन्नति होगी। सिमिलरली अगर हम बच्चे से भी इसी तरह बात करें कि यार ये हमारे बजट्स हैं, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, ऐसे ऐसे हमें निवेश करेंगे तो हमारी उन्नति ऐसी होगी। तुम भी जब बड़े हो जाते हो, जब सैलरी लेके आओगे, तो तुम्हें इसी तरह अपना बजट बनाना है, इसी तरह तुम्हें अपना एक्सपेंस बनाना है, इसी तरह तुम्हें अपने निवेश करना है, ताकि तुम्हारी ग्रोथ उन्नति हो। आज मैं मानता हूँ कि एक बंदे का जो जॉब लाइफ होता है, पोस्ट कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, 35 से 40 साल की उसकी एक जॉब लाइफ होती है नॉर्मली, 60 साल के रिटायरमेंट के लिए। तो 35 साल 40 साल के लिए अगर वो प्लानिंग आज वो 21 साल 22 साल में कर लेता है, तो उसको जो हमारी सपने हैं, ड्रीम है, वो डेफिनेटली फुलफिल होगा। चाहे वो 10,000 रुपये की नौकरी से चालू करे, वो 50,000 की नौकरी से चालू करें। वो कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि हम उससे कभी एजुकेशन की बात ही नहीं करते, हम उससे पैसों की बात ही नहीं करते हैं, आर्थिक समझ विकसित ही नहीं होती। आर्थिक समझ विकसित ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इसी में लेकिन सर सवाल ये है कि ठीक है, बच्चों को आर्थिक ज्ञान देना चाहिए, लेकिन किस अवस्था में देना चाहिए? मतलब वो कब लगना चाहिए किसी भी माता पिता को कि अच्छा अब घर की स्थिति के बारे में और खासकर आर्थिक स्थिति के बारे में बच्चों के साथ अब बातें। तो मुझे लगता है जैसे ही बच्चा 10th पास कर लेता है, 11th 12th हाई स्कूल माना जाता है, एक बच्चा आज के दिन में तो बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं। आज के दिन सोशल मीडिया के कारण और ज़्यादा नॉलेज है, तो जैसे ही वो 11th में जाता है, 16 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, निवेश की बातें करें, बजट की बातें करें। खाली उससे निवेश और बजट नहीं, अपने घर के आर्थिक सिचुएशन, घर की हमारे कितने इनकम है, आज सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, आज हम जो बंदा जो कमाओ पूत बोला जाता है, जो घर का अर्निंग मेंबर होता है, वो अपने क्लोज वन से ही बात नहीं करते। अगर मेरे फादर देख लो, मेरी मदर से आज तक कभी फाइनेंस की बात नहीं करी। मैं भी बहुत लेटर पार्ट तक अपनी वाइफ से कभी डिस्कस नहीं किया। मेरी वाइफ ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि सैलरी आ गया है क्या, उस सैलरी का आपने क्या किया, कहाँ डाला, क्या निवेश किया, और उसकी क्या कहाँ पे सेविंग्स हैं, नहीं है, कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं पता। और ये एक सवाल और है, उसका जवाब नमन भी दे सकते हैं आप, आपने भी देखा होगा अपने आसपास कि जो बच्चों में आर्थिक समझ विकसित नहीं होती, जैसा कि सर बता रहे हैं, तो वो बहुत सारी गलत संगत में फंसकर गलत काम करने भी लगते हैं। जैसे कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का चलन हमारे देश में एक समय बहुत था, अभी थोड़ा बहुत सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू की है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो मैचों को लेकर करवाती हैं। उसके चक्कर में क्या कर रहे हैं कि चोरी छिपे माता पिता के अकाउंट से भी पैसा निकाल कर लोग लगा दे रहे हैं, खासकर बच्चे, क्योंकि उनको समझ तो है नहीं और उन्हें इतनी भी जानकारी नहीं है कि ये माता पिता ने किस वजह से जमा करके रखा हुआ है और यही पूंजी है जो जिससे घर का भविष्य रहने वाला है। तो उससे कैसे बचा जाए, आपको क्या लगता है? देखिए, पैसा जो है वो कब हम साइलेंस को नॉर्मलाइज कब करते हैं, जब पैसा इमोशनल बन जाता है और प्रैक्टिकलिटी उससे हट जाती है। आज अगर मेरे को पता हो कि अच्छा हमारी इतनी एक फैमिली ऑफ 5, फैमिली ऑफ 6 में इतनी इनकम है, इतने एक्सपेंस है, ये हमारे बजट है। एज अ फैमिली अगर मैं 20 साल का हूँ तो हमारी 5 साल में ये ज़रूरतें हैं। अगर आपकी बहन है तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स एल्डर है तो उनकी ये ज़रूरतें हैं। अगर आपको नॉलेज है उस बारे में और आप अवेयर हैं तो आप ऐसी गलतियां ना करें। तो आई थिंक पेरेंट्स के साथ एक ओपननेस ऑफ कॉन्वर्जेसन अगर होगी तो हम ये गलतियों से बच सकते हैं जो आज का युवा है। बिकॉज जो लोग कहते ही आ रहे हैं, आज से नहीं 100 साल से कहते आ रहे हैं कि पैसों की कदर करो, बट वो कदर तभी आएगी जब आपको उसका महत्व समझ में आएगा। महत्व कब समझ में आएगा? जब उसको पता है कि अच्छा वो 2 रुपये भी जो आपने वेस्ट कर दिए या आपने लोगों से प्रभावित होकर ऐसी ऑनलाइन सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म पे लगा दिए, उससे क्या प्रभाव आपके घर पे पड़ेगा। इसको मैं एक चक्र के रूप में देखता हूँ। एक बार आदमी फंसता है तो फंसता चला जाता है कि अब इतना लगा देता हूँ, क्या पता वापस मिल जाए, तो सारा बकाया भी चुक जाएगा। और एक सवाल जो अभी सर उस बात का जिक्र कर रहे थे, आप दोनों जवाब दीजिएगा कि जैसे कि सच में ये बात तो है कि बड़े बूढ़े बताते नहीं हैं कि आर्थिक स्थिति क्या है, और अचानक अगर उनका आकस्मिक निधन हो गया किसी दुर्घटना में और वैसी स्थिति में, तो बच्चों पर ऐसी विपदा आती है कि अब करे क्या। मेरे पिताजी ने कहाँ निवेश किया है मुझे नहीं पता, ना उन्होंने मुझसे कभी साझा किया है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आज कोई होगा तो उसके पास क्या रास्ते हो सकते हैं, आपको क्या लगता है सर? एक हम लोग बहुत ज़्यादा एजुकेशन चल रही है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में भी चल रही है, और काफ़ी वेल्थ कंपनीज आ गई हैं जो आजकल बात करती हैं विल की। हमें जैसे ही हम बात करते हैं विल की तो हमें ये लगता है कि हम मरने वाले हैं, तुम्हें आज ही विल चाहिए।
लोगों ताजी के रूप में भी को लेके मुझे आज ये लड़का, मतलब अगर मेरे बच्चे ने मुझे पूछ लिया तो उसको लगता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, ये पूछ रहा हूँ मुझे। मेरी बीवी ने मुझसे पूछा था क्या मुझे कुछ, कहाँ कहीं जा रहा हूँ, तुम क्यों पूछ रहे हो यार, सब कुछ तो है। तो हमें ये छिपाने की आदत ऐसी नहीं है कि एक पर्सनल है, ये एक सोशल इशू है, बहुत बड़ा टैबू है, जो हमें देखा कि हमारे दादाजी ने नहीं बताया, फादर ने नहीं बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है ये भी आगे जाके ना बताए। आज मुझे कोई विल करने बोलेगा कि यार इस उम्र में विल कर लो, तो मैं तो बोलूँगा क्या जरूरत है विल करने की। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप विल जब करते हो तो आप अपनी सारी बैलेंस शीट जो होते हो उस विल में डालते हो। तो जब उस विल में डालते हो तो एटलीस्ट आपको आपने किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को आपने बता दिया कि यार मेरे पैसे कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पड़े हैं, किस किस बैंक में एफडी है, किसको मैंने पैसा दिया हुआ है, किससे मुझे पैसा लेना है। 99% जहाँ से पैसे आने हैं, अगर आदमी को कुछ हो जाता है वो तो कभी मिलता नहीं है, लेकिन जिसको देने हैं वो आके बेचारा और खड़ा हो जाता है कि हाँ, वो तो बेचारा दरवाजे पे खड़ा रहता है कि मेरे तो इन्होंने इतना पैसा लिया था। ये तो लाइबिलिटीज़ आपके सामने आ जाते हैं, आपके एसेट्स आपके सामने कभी नहीं आते। अभी गवर्नमेंट ने भी स्कीम निकाला है, ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ या 80,000 करोड़ जो बैंकों में पड़ा हुआ है, ईपीएफ में पड़ा है, पोस्टल, कोई उसको लेने वाला नहीं है, पता ही नहीं है किसका पैसा है। तो आज गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने स्कीम निकाला है कि भाई कुछ भी आईडी लेके आइए अपना, आप वहाँ पे जाके लॉगिन कीजिए, पता कीजिए, अगर आपका पैसा है तो आप उसको निकालिए। तो ये सब जो मामले हैं, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हम अर्ली एज में विल्स बनाना चालू करेंगे तो ये सब मामले हमारे सामने नहीं आएंगे और हम इसको और बेहतर तरीका से अपने फाइनेंसेस को प्लान कर पाएंगे। सैलरी वाली बात हमने काफ़ी अच्छे से बात करने की कोशिश की। इसके भी सर दो पक्ष है, एक वो फादर, वो फैमिली जिसकी सैलरी कम है, एक फैमिली जिसकी सैलरी ज़्यादा है। तो क्या ये वो उस डर को नहीं कहीं ना कहीं मतलब उजागर करता है कि पेरेंट्स इसलिए भी नहीं बता रहे कि अगर बच्चे को पता चल जाएगा कि सैलरी इतनी ज़्यादा है या मेरे पास इतना पैसा है मेरे परिवार में, तो भी वो गलत राह पर जाएगा। हवा में उड़ने ये लगेगा। किन समस्याओं को पैदा कर रहा है? सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आदमी बोलता है कमाना आसान है, पैसों को संभालना बहुत मुश्किल है। लक्ष्मी सर में चढ़ जाती है, तो जैसे इन्होंने कहा कि गैम्बलिंग चालू हो जाता है, बच्चे आज बदतमीजी करने लग जाते हैं, बच्चे गलत लाइनों में चल जाता है। तो डेफिनेटली ये एक है, लेकिन एजुकेशन जो हम बार बार एजुकेशन की बातें करते हैं, बार बार हम कम्युनिकेशन की बातें करते हैं, बार बार हम ये कहते हैं कि यार पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ एक वो जो दूरियां हैं, जो गैप हैं, वो कहीं ना कहीं हमें वो गैप ख़त्म करना है। हमें एक फ्रेंडली माहौल बनाना घर में। आज हम छोटी सी बात ले लो कि यार बच्चा को दूध पिलाना है हर दिन, लेकिन हम बोलते नहीं संडे को यार चलो तुम्हें एक छूट देते हैं, हम कॉफ़ी पिलाएंगे या चाय पिलाएंगे। तो हम संडे की टी रखते हैं, उस टी में यार स्पेशली हम चाहते हैं कि हम एक डाइनिंग टेबल में बैठे या हम कहीं सोफ़ा लिविंग रूम में बैठे जहाँ बच्चे भी हमारे साथ आके चाय पिएं। नहीं तो सुबह सुबह बच्चों की स्कूल रहती है, बच्चों की अपनी रूटीन रहती है, ट्यूशन रहती हैं, हम माँ बाप अपना चाय पी रहे हैं, बच्चे अपने दिनचर्या करके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आज हम संडे की चाय रख रहे हैं, उसी तरह हम संडे की टॉक्स रख लें ऑन मनी मैटर्स, ऑन फाइनेंसेस, ऑन अपने निवेश पे कि भैया हम कैसे इसको ग्रो करने वाले हैं, क्या तो डिस्कशन होंगी। यार आप बता सकते हो, ऐसा नहीं शेम जो हम लोग को है कि यार मेरी 40,000 सैलरी है, आपकी 50,000 सैलरी है, हो सकता है मेरी 20,000 सैलरी, आपकी 1 लाख सैलरी हो। वो जो सोशल गैप है वो ख़त्म होगा, डिस्कशन से, कम्युनिकेशन से ख़त्म होगा। हो सकता है बच्चे के अंदर वो समझ भी विकसित हो जाए और उससे ये इस रूप में ना ले, शर्म वाले रूप में। जोड़ी थी अच्छी बात। मैं एक आपके जो क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि आज अगर मेरे पेरेंट की इनकम बहुत ज़्यादा है तो मेरे को कोई क्या कहते हैं उसको लेजीनेस ना आ जाए या मैं कम मेहनत करने लग जाऊं, फ्रेंड सर्कल को लेकर फ्रेंड कई बार हो सर्कल, जाता हाँ है जी। कि इस पर तो बहुत मेरे को पैसा है। लगता है कि खाली ये बताना कि मेरी इतनी इनकम है वो सही नहीं है। किस ढंग से आप बता रहे हैं, आप ये भी बताइए कि मैंने कितनी मेहनत करी है, कि वो पैसे कमाने में क्या क्या सैक्रिफाइसेस हुए हैं और क्या हमने साथ में एज अ फैमिली ट्रेड ऑफ्स लिए हैं और हमने कितनी मेहनत करी है कि आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो अगर आप वो एजुकेशन भी साथ में देंगे कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, तो आई थिंक बच्चे ज़्यादा और संभाल पाएंगे और इंस्पिरेशन भी उसको मिलेगी। मिलेगी। और कहाँ खर्च वाली बढ़ बात सकता की थी सर ने, और खर्च पे ही एक सवाल है जो आजकल युवाओं के सामने बड़ा सवाल है कि पैसा वो कमा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे। और उसकी एक वजह ये भी देते हैं, वो मुझे दिलचस्प पहलू एक व्यक्ति ने बताया था अभी कुछ ही दिन पहले। वो कह रहे थे कि उनके जानने समझने में जो थोड़ा बहुत समझदार लोग हैं, चतुर चालाक टाइप के लोग हैं, वो यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब हो सकता है कि उनकी बातों से बहुत सारे लोग असहमत हो, मैं भी असहमत था उस वक्त। उनका कहना था कि यूपीआई ने जीवन आसान तो कर दिया, कहीं 11 रुपये आपको पहले देना होता था तो 1 रुपये का आपके पास सिक्का नहीं होता था, दुकानदार भी आपसे नोक झोंक करने लगता था, लेकिन आप 11 रुपये अभी पेमेंट कर सकते हैं, कहीं जाकर 19 कर सकते हैं। लेकिन
यूपीआई के साथ क्या हो रहा है कि बड़ा पेमेंट आप करते हैं 200-400 रोजाना कर देते हैं, आपको लगता है एक नंबर ही तो कम हुआ। वहीं अगर आप 100 रुपए के 4 नोट आपको कहीं देना हो तो आपको लगता है ये तो बड़ी धनराशि मुझे दे दी। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़े ज़्यादा खर्च होने के पीछे ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है यूपीआई? सो नॉट ओनली यूपीआई, ये तो क्रेडिट कार्ड का भी एक बहुत बड़ा मैटर है। आज के दिन में जब मैं कैश देना है किसी को 10,000 रुपया, तो मुझे लगता है कितना बड़ा धनराशि दे रहा हूँ। मुझे क्रेडिट कार्ड से ऐसे कार्ड निकाला, दे दिया, उसने 10 स्वाइप कर लिया, 20 स्वाइप कर लिया, वो मुझे पता ही नहीं चलता था। और एजुकेशन की बात करते हैं, जब तक हम एजुकेशन ऐसा था कि हमें कितने दिन तक तो मुझे ये नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड का पैसा वापस करना पड़ता है। मुझे तो लगता था कि बड़े लोगों को तो ये फ्री में मिलता है, ये पैसा तो सिर्फ उनको स्टेटस है, लोगों में अभी भी ये ले लो, खर्च कर दो, बस खाली खर्च करने के लिए, क्योंकि बड़े लोगों को भी मिलता है। और जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है, हमें लगता है बहुत स्टेटस है, इनका बहुत ही सम्मान है, नाम है, इसलिए इनको क्रेडिट कार्ड मिला जाता है। तो नए जनरेशन के पास जो इजी मनी आ गई है, इजी मनी के कारण स्पेंडिंग बहुत हाई हो गई। आज मुझे याद है कि आज से 20 साल पहले मैं रांची में मेरे रिलेटिव्स को गाड़ी लेना था। उन्होंने जाके बेचारों ने 2-3 बैंकों में अप्लाई किया, एक बैंक ने उनका लोन सैंक्शन किया। लोन सैंक्शन करने के बाद उन्होंने मिठाइयाँ बांटी कि भैया मेरी गाड़ी की लोन सैंक्शन हो गई है। मतलब कितनी बड़ी बात है। आज आपको गाड़ी लेना है, आप सपने में भी सोचते हो तो मोबाइल में आ गया कि आपको गाड़ी लोन लेना है, घर से उठा के ले जाते, भाई साहब आपको गाड़ी दिला के वापस घर भेजते। तो इजी फाइनेंस होने के कारण भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लग गया है कि जो एक्सपेंसेस हो लोगों के, यूपीआई जो ऐप्स होते हैं उनका इस्तेमाल थोड़ा बच के करना चाहिए, या उसका एक दायरा रख लेना चाहिए कि हमें इतना हिस्सा यूपीआई से पेमेंट करना है, कुछ हिस्सा में कैश बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मेरे डॉटर को देखता हूँ, आज के दिन में पेटीएम था, गूगल पे था, सब में केवाईसी था। लेकिन एक फैम ऐप करके आज है जो उन्होंने टीनेजर स्टूडेंट्स के लिए ही निकाला है, और वो स्टूडेंट्स को उस पर केवाईसी एक सर्टन अमाउंट तक नहीं करना है कि 10,000 तक का स्पेंड करते हो तो आपको केवाईसी नहीं करना है। तो मेरी डॉटर बड़ी पीछे पड़ी थी कि मैं कहीं जाती हूँ, मुझे 100 रुपये भी देना है, 200 रुपये भी देना है, मुझे कैश कैरी करना नहीं समझ में आता है, मुझे यूपीआई कर दो। हमने उसका यूपीआई किया। जब तक यूपीआई नहीं था उसका मंथली खर्चा होगा 200, 300, 400 रुपये। जब से यूपीआई किया उसका मंथली खर्चा 2,000 रुपये हो गया। कभी वो भाई से पैसे ले लेती है, कभी मुझसे ले लेती है, कभी माँ से ले लेती है। तो डेफिनेटली यूपीआई के कारण लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है। यूपीआई में कंट्रोल जरूर करना चाहिए, और कितना खर्चा करना चाहिए और कहाँ खर्चा करना चाहिए वो मॉनिटर जरूर करना है। खर्च पे ही अगला सवाल था, ये आखिरी सवाल होगा हमारी इस बातचीत का, नमन भी इसका जवाब दे सकते हैं। मुझे आर्थिक दिक्कतें जब हुई एक बार, तो मैंने एक व्यक्ति से सुझाव मांगा, समझदार हैं वो काफ़ी इन मामलों में। तो उन्होंने कहा कि आप जो रोज़ाना व्यय कर रहे हैं खर्चों का, उनका हिसाब किताब रखना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा सुझाव देते हैं कि एक डायरी मेंटेन कीजिए आप, उसमें आप रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक एक एक खर्च लिखिए उसमें। मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन जाहिर सी बात है इंसानी आदतें कभी जल्दी से बन नहीं पाती उम्र के बाद। 10 दिन 15 दिन उसके बाद फिर रुक जाती हैं। और मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई कि मैं एक दिन में इतना पैसा कैसे खर्च कर दे रहा हूँ। छोटा छोटा हिसाब लो, 10, 20, 30, 40 ऐसे जोड़ते जोड़ते। तो क्या मतलब ऐसे इन खर्चों को कैसे बचाया जाए? आपको क्या लगता है कि रोजाना जो मतलब एक फिजूल वाले खर्चे होते हैं उनसे कैसे बचा जाए? आई थिंक फिजूल के खर्चे आप सबसे पहले, जो मेरे को लगता है कि जो आपने बोला कि उसको नोट करना शुरू कीजिए, तो अगर आप नोट करेंगे तो अवेयरनेस आएगी। जैसे आपने 100% आपने नोट करना शुरू किया होगा तो आपको लगा कि अरे, सवाल में थोड़ा जोड़ देता हूँ। हाँ। मुझे ऑफिस दफ्तर आना है, किसी को भी दफ्तर जाना है। दफ्तर जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, बस या मेट्रो से जाइए, और दूसरा भी एक नया तरीका आ गया। नया क्या, तो बड़े शहरों में तो काफ़ी दिनों से है कि आपने फ़ोन से कैब बुक कर ली, कैब से चले आए। खर्च में बहुत अंतर है, कैब वाला आपसे 400-500 रुपये लेगा, मेट्रो का वही 60-70 रुपये में आ सकते थे। लेकिन लोगों को लगता है कि ठीक है यही कर लेते हैं, और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे महीने में कितनी बार चले आए, उनको इस बात का भान है ही नहीं कि उन्होंने कितना पैसा इसमें खर्च कर दिया। तो जैसे पापा ने पहले बोला कि आप कमाइए, आप निवेश करिए, सेविंग्स करिए, फिर आप एक्सपेंस करिए। तो अगर आप ये साइकिल फॉलो करेंगे तो आपके पास इतने पैसे बचेंगे ही नहीं कि आप पहले बात तो 400 रुपये की कैब आप डेली ले पाएँ। और अगर आप उसको नोट करना शुरू कीजिए जैसे, तो आप रियलाइज़ करते कि शिट, ये तो मतलब हमने 400 रुपये ऐसे ही खर्चे कर दिए, दिन के 800 रुपये। आप दफ्तर आए, दफ्तर से घर भी ना जाएंगे तो आप 800 रुपये खर्च कर दे रहे हैं। अब आप 800 रुपये को 20 बार भी करें तो 16,000 रुपये, इतनी तो आधी देश की मंथली इनकम है। तो मेरे को लगता है कि आप इसको कम कैसे कर सकते हैं, वो इसी तरह है कि आप पहले निवेश कीजिए, और आपके पास जितनी आपकी सेविंग्स बचती हैं, जो पैसे बचते हैं, आप उससे अगर आप अपना मंथ के स्टार्ट में एक मंथली बजट सेट कीजिए कि अच्छा मैं दफ्तर जाऊंगा, इतने पैसे लगेंगे, वापस आऊंगा, इतने लगेंगे, लंच करूंगा, डिनर करूंगा, इतने लगेंगे,
अगर आपने अपना तो हफ्ते ऐसी हफ्ते बात नहीं है। बजट देखिए किया, हम लोग ने हम भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आए हैं काफ़ी, और काफ़ी स्ट्रगल देखा है लाइफों में। आप भी हॉस्टल में पढ़े होंगे, मैं भी हॉस्टल में पढ़ा हूँ। जब मैं हॉस्टल गया था तो हमें मेरे घर वालों ने एक बजट फिक्स किया था कि कॉलेज का फीस उस समय साल भर का एक साथ लग जाता था। अभी भी कॉलेज होता की है। फीस हार्डली 4-5 हज़ार रुपये होती थी हमारी। हमने 5 हज़ार रुपये आया, हम एक साथ एक साल का फीस पे कर दिया। अब हमारे घर वालों ने हमें बजट सेट कर दिया कि भैया आपको रहने का, खाने का और जो आपको करना है 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। उस 1500 रुपये में मैंने बजट बनाया कि मेरी रहने का 700 रुपये लगता था, मुझे 300 रुपये मेरा नाश्ता का था, 300 रुपये मेरे खाने का था और 250 रुपये मेरे डिनर का था। तो 1500 रुपये में मैंने वो अपना बजट तय किया है। अब मुझे पता है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए यार, मुझे पूरी महीने 1500 में ही चलाना, और वो इतना वेल प्लान था कि उससे मुझे ना 1500 1550 भी नहीं होता था। 1500 में मेरी मंथली आराम से बहुत अच्छे से और बहुत मतलब एक अच्छे नॉर्मल लग्जरी लाइफ, स्टूडेंट की जो लग्जरी लाइफ होती है हम वैसे जीते थे कि भाई बर्थडे के समय बर्थडे भी बना रहे हैं, जन्मदिन भी बना रहे हैं, पार्टियों में भी जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। तो हमें यही सबको यही बोलते हैं कि आप अगर बजट बनाओगे तो देखो 10-20% जैसे आप बोलते हैं, या 10 से 20% का, हम अगर 100 रुपये का बजट बनाए तो हम 120 हो सकता है। 10,000 का अपने मंथली बजट बना लो एक बार यार, कि यार मेरे को ऑफिस जाना है, मैं अगर मेट्रो से जाता हूँ 10 दिन और 10 दिन गाड़ी से जाता हूँ तो मेरा 5,000 आएगा। अगर मैं खाली मेट्रो से गया 3,000 आएंगे, खाली उबर से जाएगा 10। अब आप सोच लो कि मुझे कैसे मिक्स करके जाना है, ये खाली मेट्रो से जाना है, अपने खाली बजट उबर से के जाना हिसाब है। से। तो पहले आप जब तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार सारे निवेशकों को बोलता हूँ, सारे लोगों को मेरी इस कैमरा के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बार बार बोलता हूँ, अपने लाइफस्टाइल के, अपने बजट को चेंज करो, इनकम करो, सेविंग्स करो, फिर एक्सपेंडिचर करो। आपकी लाइफ में एक बहुत डिफरेंस आएगा। आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे, एक आप लग्जरी लाइफ जी पाओगे, अपने कैपिटल बढ़ा पाओगे, और एक आप जो सोचे हो, जो सपने देखे हो, उसको आप साकार कर पाओगे। और इसमें एक कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इट इज़ जस्ट अबाउट कि आप कितने डिसिप्लिन हैं अपनी खुद की स्पेंडिंग को लेके, आपके खुद के रूटीन को लेके, और अपने खुद के दिनचर्या को लेके, और उसको आप फाइनेंशियल टर्म्स में कैसे उतार पाते हैं। बिल्कुल। आप नमन, और आपकी बातों से मुझे यही समझ में आया कि जैसे कि आपके महीने के अंत में तनख्वाह आ रही है तो उसका एक बड़ा हिस्सा तो सबसे पहले बचत वाला निकाल दीजिए, फिर अपना खर्च वाला रखिए और उसी खर्च में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए पूरे महीने। और आपने जैसा कि कहा कि आर्थिक अनुशासन तो बहुत ज़रूरी ही है, नहीं तो आपको कभी भी नहीं, अपने सपनों को साकार करने के लिए आप प्लान करो ना। आप बोलो कि यार मुझे, आप ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यार आप एकदम ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी जियो। आप अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इन्वेस्टमेंट जो हम बात कर रहे हैं, निवेश की जो हम बातें कर रहे हैं, उससे आप अपने प्लान कर सकते हो। आपने जॉब ज्वाइन करने के बाद आप सोचो कि यार मुझे 3 साल बाद गाड़ी लेनी है। आपने सोचा चलो मैं यार एक नॉर्मल गाड़ी लूँगा जिसका कॉस्ट 10 लाख रुपए है। आप उसको, निवेश को इस तरह से करो कि आप 3 साल बाद वो 10 लाख रुपए आ जाए। जब वो 10 लाख रुपए आए तो उसे गाड़ी लीजिए। आप ये सोचो यार 5 साल बाद मैं हॉलीडे में जाऊंगा, 7 साल बाद मेरी शादी होगी, 10 साल बाद मेरे बच्चे होंगे। तो आप उसको, निवेश को आप उस तरह से प्लान करो कि 5 साल बाद गाड़ी लूंगा जी, उस निवेश से, दूसरा निवेश से मैं शादी करूंगा, तीसरे निवेश से मैं फॉरेन ट्रिप में जाऊंगा, चौथे निवेश से बच्चे के एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो हर चीज़ प्रिपेयर हो सकता है। ऐसा है ही नहीं कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। आपकी सैलरी 10,000 हो या 50,000 हो या 50 लाख हो, हर आदमी को प्लान और डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। और आजकल तो ऐसी बहुत कहानियां भी उभर के आती है कि किसी का 60 लाख रुपए का पैकेज है, लेकिन तब भी वो बोल रहे हैं कि हम तो अपने वी आर लिविंग पेचेक टू पेचेक। जो मेरे जानने वालों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी तनख्वाह पाते हैं, सैलरी मिलती है उनको, लेकिन महीने के आखिरी में हो सकता है कि वो फ़ोन भी मिला देते हैं कि भैया अभी कुछ बचा नहीं है, 1 तारीख को वापस कर दूंगा, देख लीजिए। तो हाँ, आप सही बता रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर लोग उनका सही से पालन नहीं करते हैं तो उनको कठिनाई तो आती ही है। और ओवरनाइट रिच हो नहीं सकते हैं। आपको हर चीज़ प्लान करनी पड़ेगी। जब यार भगवान ने जो बनाया है, आपकी लाइफ साइकिल बनाई है कि आप बच्चे पैदा होंगे, फिर आप जवान होंगे, फिर आप एडल्ट होंगे, फिर आप जाके बुढ़ापा में जाएंगे। जब 4 साइकिल भगवान ने बनाया है तो आपको किस चीज़ की हड़बड़ी है? आप किस रेस में भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? आप भी अपने एक उम्र मिला है कि 21 साल से 23 साल की उम्र तक आपको जॉब लगेगी, 23 साल से कि 60 साल तक आप नौकरी करोगे, 60 साल के बीच में अपने आप लाइफ साइकिल्स को पूरा करोगे, शादी करोगे, बच्चे करोगे, घूमोगे, फिरोगे, सब कुछ करोगे। जब भगवान ने आपको दिया है तो आपको क्यों रातों रात अमीर होना है और क्यों आपको एक चक्रव्यूह में फंसना है? आप भी उसको प्लान करो उसी तरह। बिल्कुल वैभव भाई, ये तमाम प्लानिंग के बीच मेरे दिमाग में वही सवाल चल रहा है जो विल पर आपने बात की थी उमेश जी, कि जब पता है
अमूमन मन में सबके सवाल यही है कि आपने बताया कि इतनी यंग एज में मैं क्या करूँगा, विल बना के, क्या ज़रूरत है, और आम भारतीयों के दिमाग में भी यही चल रहा है। हम अगर घर में बात करें तो कोई तवज्जो भी ना दे कि अरे क्या बकवास कर रहा है, छोड़ दो। रांची का आपने अपना बैकग्राउंड बताया, मेरा बिहार का बैकग्राउंड है, यूपी बिहार में भी और कई ऐसे गांव शहर होंगे जब ज़मीनी विवाद बहुत होता है, और विवाद का कारण भी ये होता है कि वसीयत हुई नहीं, दादा परदादाओं ने कुछ फाइनल किया नहीं, अब भाई लड़ रहे हैं, भाई नहीं लड़ रहा, कोई तीसरा आदमी आके भी लड़ रहा है कि इसमें मेरा भी हिस्सा था, मुझे बोला था उन्होंने कि ले लेना तुम। तो आखिर क्या कारण होते हैं वो कि वसीयत बनाई नहीं जाती, उस तरह की समझ अभी डेवलप नहीं हो पाई है, या किसी तरह का डर सता रहा होता है कि नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, कुछ नुकसान हो जाएगा? और इसमें मैं जोड़ देता हूँ कि वही उम्र वाली अवस्था कि किस अवस्था में आपको जाके बना देना चाहिए एज कि हम हाँ समझ ठीक पाएं। है मुझे वसीयत बना। तो सबसे बड़ी तो इनसिक्योरिटी ही होती है कि आज हमने देखा है कि आज मैं अपने बता दूंगा, जैसे आपने कहा कि यार मैं इसको बता दूं कि यार मेरे पास ये ज़मीन है, ये इतने पैसे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एडवर्स इफ़ेक्ट ना आए, नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आ जाए, बच्चे को लगने लग जाए मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मेरे फादर के पास, मेरे ग्रैंडफादर के पास इतना ज़मीन है, इतना पैसा है, मैं तो आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा, वो मेहनत नहीं करना चाहता हो। तो पेरेंट्स को बहुत इनसिक्योरिटी होती है कि यार मैं अभी इनको नहीं बताऊँगा। तो विल बनाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है यार क्या विल बना के आप पर्चे बांट दो जी, सबको दे दो। विल बनाने का मतलब होता है कि यार अपने धरोहर जो आपके हैं, जो आपको पैसा लेना है, जहाँ आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो आपको पैसा देना है, आपने उसको एक जगह पे लिखा है, उसको अपने अलमीरा में, तिजोरी में, सेफ जगह पे, लॉकर में आपने रखा है। कल को खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाता है तो घर वालों को यार प्रॉब्लम ना हो, करीबी जो आपके रिश्तेदार उनको उसका एक प्रॉब्लम ना लिखित हो। ब्यौरा कहीं होना चाहिए। होना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए कि यार मेरे क्या है। उस लिखित ब्यौरा के साथ साथ हम ये बात कर रहे हैं कि आज आपका जो डर है, आज टॉकिंग ऑफ मनी, हम इसलिए बात नहीं करते हैं कि बच्चा बिगड़ जाएगा, हम इसलिए बात नहीं करते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, हम इसलिए बात नहीं करते हैं कि जाके लोगों को क्या बता देगा, हम इसलिए बात नहीं करते कि भैया इसको अभी पढ़ने का टाइम है, इसको पैसे की बातें कैसे कर ले। ये सब चीज़ें, उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं अपने परिवारों में, अपने सोशल सर्कल में, अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, आज मैं बात करता हूँ 21 साल का बच्चा सीए कर लेता है, 22 साल का बच्चा सीए बन जाता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने फाइनेंस के ग्रंथ महागुरु पढ़ लिया भाई, उसको भी नहीं पता अपने फाइनेंसेस कैसे हैंडल करने हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि सोशल टैबू में फंसा पड़ा, उसको पता ही नहीं मैं किससे बात करूं। आज वो भी अपने डैड को फोन करके पूछ रहा है कि ये पापा ये मेरे को 10 लाख का सैलरी आया है, मैं इनकम टैक्स के लिए क्या क्या करूं। अरे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुमने पढ़ा वही है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, किसको दूं ना दूं, उसको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो बात ही नहीं किया, उसी पढ़ाई 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 में रह गया। आई थिंक आपका जो क्वेश्चन था कि विल क्यों नहीं बनाई जाती है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि एक एज होती है विच इज़ अबाउट द मोस्ट वल्नरेबल यू आर ऑफ लीविंग योर फैमिली मेम्बर्स, कि आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स को दुखद स्थिति में छोड़ दिया, वो होती है 50 से 60 की उम्र के बीच में। अब वो उम्र ऐसी होती है कि जिसमें लोगों को विल का मतलब लोग सीधा डेथ से उसको लिंक कर देते हैं, तो वो एक्सेप्ट करने वाली बात जहाँ पे आ जाती है कि आप जैसे आपने विल बोला वहाँ पे डेथ से लिंक हो गया, किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है, इसका मतलब क्या वो सच्चाई भी हो सकती है। जहाँ पे वो बात आ गई वहाँ पे लोग की झिझक आ जाती है कि यार बिल्कुल, और घर परिवार में लोग इसको गलत तरह से भी ले लेते हैं कि हो सकता है इनको कोई बीमारी हो, छिपा रहे हों और इसीलिए ये सब कर रहे हैं ये। तो बिल्कुल तो ये आज सब के दिन में जैसे सर ने बताया कि आज हमारे लैंड की जो इतनी सारे आज के दिन में हमारे देश में सबसे अधिक केस अगर है सिविल कोर्ट में, तो वो जायदाद और प्रॉपर्टी की केसेस ही चल रही हैं। तो अगर आज एक आदमी अपने विल्स को, अपने मनसा को ठीक से डिफाइन कर दे कि भैया मेरी ये प्रॉपर्टीज़ में इसका 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 इतना % हिस्सा है, तो ये लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं कभी भी। बिल्कुल, बहुत सारे केस होते ही नहीं, उनका जन्म ही नहीं होता अगर पहले से ही वो पूर्वज उनके सही तरीके से उसका लिखित ब्यौरा देकर बंटवारा कर कर गए होते। बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल सही लग रही है। तो ये थे हमारे साथ उमेश कुमार तुलसियान जी, जिन्होंने बजट के एक एक पहलू पर बात की। वो पहलू सिर्फ शेयर बाज़ार का नहीं, वो पहलू आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें उसका नहीं, और इसके अलावा गोल्ड सिल्वर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है, गोल्ड 4 लाख को पार, और सोने के रंग भी कितने चमकदार हो चुके हैं, आम आदमी की जेब से बाहर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। नमन हमारे साथ थे, नमन ने बात की यंगस्टर्स पर, हमारी एज के लोगों पर, कि आखिर आपकी अगर छोटी सैलरी, छोटी से मतलब आप 30,000 40,000 अगर कमा रहे हैं, आपकी शुरुआत
शुरुआती दौर है आपका और आपकी पहली जॉब है, तो आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या होता है, ये सारे सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, बजट 2026 से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगे वन इंडिया हिंदी पर। स्टूडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, उमेश कुमार तुलसियान जी, बहुत शुक्रिया आपका, और नमन ने भी हमारे सभी सवालों के जवाब बखूबी दिए। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ, शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.